हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। एमपीपीएससी प्रीलिम्स से 2026 को ध्यान में रखते हुए हम लगातार इतिहास विषय की अपनी सीरीज आगे बढ़ा रहे हैं। और आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास है दो टॉपिक को लेकर के, जो है इसमें हम इतिहास विषय के दो महत्वपूर्ण टॉपिक देखेंगे। उन दो टॉपिक में कौन कौन से होने वाले हैं आपके सामने हैं, जिसमें कि हम देखेंगे महाजनपद देखेंगे। और महाजनपद के साथ साथ में हमें जो है एक छोटा टॉपिक है लेकिन प्रश्न आ जाता है, हम विदेशी आक्रमणों को भी जो है देखेंगे। चलिए अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। और लगातार जो किसी भी सफलता के लिए पहली सीढ़ी होती है, याद रखिएगा, किसी भी सफलता के लिए जो प्रथम वो चीज, मतलब कोई कहे कि भाई वो कौन सी टिप्स होती है जो सफलता के लिए सबसे पहली बात होती है, वो होती है सतत प्रयास। जो है किसी भी सफलता के लिए पहली सीढ़ी होती है कि सतत रूप से, यानी कि लगातार रूप से क्या करना है, आपको जो है प्रयास करना है। कुछ दिक्कतें आएंगी जो है, तो उन दिक्कतों को जो है या तो आप क्या कीजिएगा, सीधा सा मतलब है कि हजार लोग क्या कर रहे हैं, प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, और दिक्कत जो है सभी के पास में होगी लेकिन जीतना किसी एक को है। तो अगर आप दिक्कत के कारण जो है अपने प्रयास को लगातार छोड़ना, देखिएगा मैं समझा रहा हूँ आपको थोड़ा सा कि कैसे जो है आपको क्यों नहीं छोड़ना चाहिए बीच में। मान लीजिएगा भाई कि ऐसे जो है हजारों लोग क्या कर रहे हैं, जो है इस रेस में क्या कर रहे हैं, आगे की ओर हर दिन भाग रहे हैं, ठीक है। उनमें से एक क्या है, आप हैं, ठीक है, उनमें से एक आप हैं। सभी लोगों के पास में क्या है, दिन का जो है 24 घंटा है, पूरा दिन रात का। तो इसमें से कोई 12 घंटे पढ़ता है, कोई 14 घंटे पढ़ता है, कोई 6 घंटे पढ़ता है, कोई 16 घंटे पढ़ता है, और कोई जो है कोचिंग के भरोसे बैठा रहता है। तो ठीक है, अब इतना टाइम है सभी के पास में। अब मान लीजिए ये आप हैं और आप क्या कर लेते हैं, एक दिन जो क्या कर लेते हैं, आराम कर लेते हैं, ठीक है, कह देते हैं आज संडे है भाई, आज जो है रविवार है, आज छुट्टी है, आज त्योहार है, कुछ भी है। और परीक्षा के लिए समय भी क्या होता है, फिक्स होता है सभी के लिए, जो है एक निश्चित डेट मिलती है, उसी दिन को जो है सभी को पेपर होता है, तो वही समय होता है सभी के लिए। अब जो है सभी लोग दौड़ रहे हैं, तो आपकी स्थिति क्या होगी, अगर एक दिन रुक गए तो कम से कम ये लोग क्या आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे। अगले दिन फिर आपके पास में 24 घंटा है, तो आप जो है दुगना काम तो नहीं कर सकते, जब तक आप यहाँ पहुंचेंगे ये व्यक्ति यहाँ पहुंच जाएगा। तो इसलिए जो कहता हूँ कि भाई किसी दिन रुकना नहीं चाहिए, आपको लगातार जो है प्रयास करना चाहिए। यही जो क्या होता है वो एक दिन जीत ही जाते हैं, जो क्या करते हैं लगातार प्रयास करते हैं और चलते रहेंगे, पथ पर चलने में जो है माहिर बन जाएंगे। चलते रहेंगे अपने रास्ते पर चलने में माहिर बन जाएंगे, या तो मंजिल मिल जाएगी या फिर बहुत बड़े मुसाफिर बन जाएंगे। चलिए, पहली क्लास है हमारे सामने, और जो है इतिहास विषय को लेकर के आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं और उसमें अगर इतिहास विषय आता है ना, तो आपके लिए बेस्ट क्लास होने वाली है। आपको जो है बेहतर, बहुत से बेस्ट जो है सॉल्यूशन देने के लिए हम क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं, और आपके सामने जो है इसका सॉल्यूशन जो क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, यकीन मानिए बहुत बेहतर सॉल्यूशन मिलेगा आपको, जो है ऐसा सॉल्यूशन शायद ही जो है परीक्षा उपयोगी। मैं कहता हूँ मुझे बहुत सारा गहराई में ज्ञान नहीं है, मैं जो इस विषय का भी प्रोफेसर नहीं हूँ, ना ही जो मैं इस विषय में कोई विशेषज्ञता हासिल की हुई है, लेकिन मुझे जो है अपने परीक्षा का सिलेबस पता है, और उस सिलेबस में जहाँ जहाँ तक जो है पूछे जाते हैं प्रश्न, वहाँ वहाँ तक जो है हम पढ़ चुके हैं। तो जो है एक परीक्षा के अकॉर्डिंग क्या चीज़, ज्ञान जो है इतना मायने नहीं रखता। ज्ञान प्राप्त करना अलग बात होती है, परीक्षा निकालना अलग बात होती है। तो ध्यान रखिएगा, परीक्षा की सीमा में रहते हुए आपको हर चीज़ यहाँ पर मिलेगी। और एक चीज़ जो जहाँ पर पूछी जाती है, यदि किसी परीक्षा में जिस टॉपिक के लिए एक टॉपिक महत्वपूर्ण होता है, तो वह जो है दूसरी परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जिसमें वजन होता है वो सभी के लिए वजन होता है, ध्यान रखिएगा। पहला प्रश्न है, अब इस प्रश्न में जो है ये सिक्कों से संबंधित प्रश्न आपसे पूछा गया है। अब सिक्कों से संबंधित इसमें जो है सभी जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं प्राचीन काल से लेकर के सिक्का से संबंधित, वो करवा दूंगा। यकीन मानिए अगर प्रश्न आएगा सिक्कों से संबंधित तो आपका इसी के अंतर्गत आएगा। अब देखिएगा, सिक्कों से संबंधित बातें की जाएं तो आपसे क्या क्या प्रश्न यहाँ पर पूछा जा सकता है, ध्यानपूर्वक चीजों को देखेंगे। आप चाहें तो जो है इनको लिख सकते हैं। आपको यह पीडीएफ जो है कहाँ पर मिल जाएगा, टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो अभी जो है लिंक में क्लिक करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर पीडीएफ मिलेगा। वहीं पर जो है आपको इसी क्लास का टेस्ट भी देने को मिल जाएगा। चलिए देखते हैं सिक्कों से संबंधित प्रश्न। जो पहला प्रश्न सिक्कों से संबंधित पूछा जाता है कि सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं सिक्कों को, अध्ययन को क्या कहते हैं, आपसे पहला प्रश्न पूछा जाता है। स्टडी ऑफ कॉइन क्या होता है, ठीक है, एक प्रश्न आपसे ये पूछा जाता है। और दूसरा प्रश्न जो आपसे सिक्कों को लेकर के पूछा जाता है वो ये है कि भारत में जो है पहली बार जो सिक्के चलाए गए थे वो प्रथम सिक्के कौन से थे, प्रथम बार जो है सिक्के,
प्रथम सिक्के कौन से थे भारत में चलने वाले, आपसे जो है ये प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है। दूसरा जो अगला प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि जो है आपसे ये पूछा जाए, सोने के सिक्के अगर आपसे पूछे प्रथम बार प्रथम बार जो है सोने के सिक्के जो है किसने चलाए हुए थे, ये पूछा जाए। फिर दूसरा प्रश्न पूछिए अगला कि सर्वाधिक सोने के सिक्के, क्या पूछे सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के, सर्वाधिक सोने के सिक्के आपसे पूछा जाए, सर्वाधिक सोने के सिक्के। तो ये सभी प्रश्न देखिए आपके सामने लिख रहे हैं भाई, इसमें टाइम लगता है लिखने में। तो अगली बात करते हैं कि सर्वाधिक सोने के सिक्के आपसे पूछा जाए, सर्वाधिक सोने के सिक्के, फिर पूछा जाए सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के। शब्दों पर जो है एक-एक शब्दों को समझिएगा। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के आपसे पूछा जाए, सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए हुए थे? फिर आपसे पूछा जाए कि क्या आपसे जो है और प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि आपसे पूछे जहाज वाले सिक्के किसने चलाए हुए थे? जहाज वाले सिक्के किसने चलाए हुए थे? फिर आपसे पूछे शीशे के सिक्के जो है किसने चलाए हुए थे? एक प्रश्न ये पूछा जाता है। फिर आपसे पूछे मयूर प्रकार के सिक्के किसने चलवाए हुए थे? मयूर प्रकार के। फिर आपसे पूछे रूपक नामक चांदी का सिक्का किसने चलवाया हुआ था? और फिर आपसे पूछे अभी बहुत से प्रश्न हैं भाई, चलिए इतने में ही स्लाइड खत्म हो जाती है। और फिर आपसे पूछे जो वीणा प्रकार के सिक्के किसके द्वारा चलवाए गए थे? तो ऐसी बातें जो है कुछ ध्यान रख लेना है। और भी सिक्के हैं, हालाँकि इतने नहीं हैं, और भी हैं, तो इतनी चीज़ें कम से कम आप क्या कर लेंगे, याद रख लेंगे, तो आपका प्रश्न जो है अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाएगा। देखिएगा, जब आपसे पूछे कि सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आप क्या बताएँगे? न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मैटिक्स जो है न्यूमिस्मैटिक्स जो है सिक्कों के अध्ययन को कहा जाता है। पहला प्रश्न ये हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा जो पहली बार सिक्के चलाए गए थे उन्हें क्या कहते थे? आहत सिक्के कहते थे। ध्यान रखिएगा, आहत सिक्के यानी कि शुद्ध जो है ये धातु के सोने और चांदी के सिक्के होते थे। कैसे होते थे? सोने और चांदी के सिक्के होते थे। और कई बार ये प्रश्न आता है किस धातु के बने होते थे? आहत सिक्के थे चांदी धातु के बने हुए थे। और महाजनपद काल में ये 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व यानी कि बीसी में यह सिक्के चलाए गए थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उल्लेख मिलता है कि स्वर्ण रूपम, ताम्र रूपम और रजत रूपम और शीस रूपयम में से जो है 4 प्रकार के सिक्कों का जो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ज़िक्र मिलता है। उनमें से जो है आहत सिक्के थे। बहुत सिंपल सिक्के होते थे। इसमें जो है ऐसे गोलाकार सिक्के होते थे और में मशीन से मतलब जो है क्या होता था भाई, जो सिक्के बनाने वाला होता था, इसमें जो है एक चिन्ह लगा दिया जाता था, मार्क कर दिया जाता था, इसलिए इसे क्या कहते थे? पंचमार्क सिक्के भी कह दिया जाता था। किसी प्रकार के इनमें लेखन नहीं होता था। तो प्रश्न ये पूछा जाता है कि पहले ऐसे सिक्के कौन थे जिसमें से मुद्रा लेख लिखा हुआ मिलता है, मतलब कुछ लिखा हुआ मिलता है? तो ध्यान रखिएगा, मुद्रा लेख वाले सिक्के जो है पहली बार ये लेखन वाले जब सिक्कों की बात की जाए तो ऐसे सिक्के हमें उनके विदेशियों के प्रभाव से देखने को मिलते हैं। और विदेशी कौन थे? ईरानी जो है, इनके प्रभाव से सिक्के जो है देखने को मिलते हैं, लेख युक्त सिक्के। फिर बाद में जो है यूनानियों भी ने भी लिखवाए। प्रथम बार आपसे पूछे सोने के सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए थे? तो कुषाण शासकों द्वारा सोने के सिक्के जारी किए गए थे। पता नहीं किताबें ऐसा क्यों लिखती हैं। ध्यान रखना, एक अर्थशास्त्र ग्रंथ है जिसकी रचना मौर्य काल में आचार्य चाणक्य द्वारा की गई थी और उसमें ज़िक्र मिलता है स्पष्ट रूप से। मैं अभी जो है पढ़ कर के आया हूँ, ये जो जितेंद्र सिंह भदौरिया की किताब है यूपीएससी कला और संस्कृति की, तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि अर्थशास्त्र में जो है 4 प्रकार के सिक्के मिलते हैं और सिक्के हैं स्वर्ण रूपम, रूप रूपम, ताम्र रूपम और सीसा। मतलब ये 4 प्रकार के सिक्के देखने को मिलते हैं। तो स्वर्ण सिक्का वहाँ भी देखने को मिलता है। तो कुषाण तो भाई बहुत बाद के आए हुए थे, फिर भी पता नहीं किताबें ऐसा क्यों लिखती हैं, लेकिन याद रखिएगा। तो कुषाण शासकों को सही भी माना हुआ है, आयोग में एक बार आया हुआ है ये यूपीपीसीएस में। तो आप ध्यान रखेंगे, प्रथम बार सोने के सिक्के किसने जारी किए? कुषाण शासकों ने। सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने जारी किए? तो सर्वाधिक सोने के सिक्के पूछे तो गुप्त में जो है गुप्त काल में जारी किए गए थे। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के यह भी जो आपके कुषाणों द्वारा जारी किए गए थे, कुषाणों द्वारा जारी किए गए थे। जहाज प्रकार के सिक्के जो है सातवाहन काल में जो है यज्ञश्री सातकर्णी नाम का शासक हुआ था। यज्ञश्री सातकर्णी नाम के शासक ने जो है जहाज प्रकार के सिक्के जारी किए थे। शीशे वाले सिक्के ये भी जो है सातवाहन शासकों द्वारा जो है शीशे और पोटीन बोल रहा हूँ भाई, एक प्रकार का पत्थर होता था ये पोटीन। पोटीन के सिक्के जो है ये सातवाहन शासकों द्वारा जारी किए। मयूर प्रकार के सिक्के जो है ये आपके
कुमारगुप्त द्वारा जारी किए गए थे। गुप्त काल में शासक जो है कुमारगुप्त, रूपक नामक जो है चांदी का सिक्का था, ये पूछा जा चुका है। और विक्रमादित्य यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा जो है चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा जो है जारी किया गया था। इसी प्रकार वीणा प्रकार का सिक्का जो है समुद्रगुप्त द्वारा जारी किया गया था। इसी प्रकार से जो है राजा रानी प्रकार का जो एक सिक्का था गुप्त काल में ही, राजा रानी प्रकार का सिक्का जो है ये चंद्रगुप्त जो है प्रथम द्वारा जारी किया गया था। और अगर बात की जाए तो अभी स्कंदगुप्त ने जो है बैल प्रकार के सिक्के जारी किए हुए थे। इतनी बातें आपको जो समझ में आई हुई हैं, तो जो है अंत तक जुड़े रहिएगा। हर क्वेश्चन में जो है आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जितना कि आप यकीन मानिएगा अच्छी-अच्छी किताबें पढ़ के नहीं सीख सकते हैं, वो आपको सरल से सरल भाषा में यहाँ पर दिया जाएगा। बस क्या करना है आपको, एक बार जो है सिद्ध कर देना है स्वयं, मतलब कि हाँ भाई कुछ जो है परीक्षा में जा करके परिणाम सिद्ध कर देना है। परिणाम सिद्ध करना सिर्फ टीचर के बस की बात नहीं होती है, याद रखना। वो तो बहुत अच्छे से परोस कर खवा सकता है, लेकिन खाना आपको पड़ेगा, याद रखना। प्राचीनतम सिक्के भारत के कौन से हैं, तो हम बताएंगे प्रथम सिक्के हैं जिनका नाम आहत सिक्के था, और ये चांदी के सिक्के थे। तो एक कहता है किस सिक्के थे, तो ये किसके थे, चांदी के थे, और इनका नाम क्या था, आहत सिक्के था। आगे बढ़ जाते हैं और हमारे पास में दूसरा प्रश्न है। निम्नलिखित में से पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपसे पूछ रहा है कि जो महाजनपद काल हुआ था उसमें कुल कितने महाजनपद हुए थे। आपसे पूछे कि भारत में जो है छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व में कितने महाजनपद हुए थे, कितने महाजनपद हुए थे, तो आप क्या बताएंगे, 16 महाजनपद हुए थे। अगर आपको ध्यान से पिछली क्लास से याद है तो हमने ऋग वैदिक काल में पढ़ा था कि सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई क्या होती थी, जन होती थी। और जन से बड़ी जो है आगे चल करके उत्तर वैदिक काल में क्या हो गई थी, जनपद हो गई थी। यही जनपद जो है एक दूसरे को जीत करके लोहा का विस्तार हुआ था, तो राजा क्षेत्र विस्तार के लिए युद्ध लड़ता था। तो इन जनपदों को जीत जीत करके क्या बन गई थी, बड़ी बड़ी इकाइयां बन गई थी, जिन्हें महाजनपद कहा गया था। और भारत में ऐसे 16 महाजनपद थे जो राजनीति के बड़े केंद्र थे। छोटे छोटे तो बहुत सारे थे। तो इन 16 महाजनपद में अधिक ही अभी यहाँ लिख दूं, बोलो लिख दूं, सभी की जो है राजधानी में लिख देता हूँ। आप बता दीजिएगा कि हमें कौन सा प्रश्न में जो है ऑप्शन दिया हुआ है, उस हिसाब से मिला लीजिए। 16 महाजनपद मैं सबसे ऊपर से चल रहा हूँ। अभी यहाँ मैप में तो नहीं बना सकता, मैप में नहीं बन पाएंगे। तो बनाने के लिए भाई बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते, लेकिन फिर उस मतलब लिख नहीं पाएगा अच्छे से। मैं सिर्फ नाम लिख देता हूँ। सबसे पहले आपसे पूछा जाए, जो पहला महाजनपद था, जो आपको कम्बोज देखने को मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, कम्बोज देखने को मिल जाएगा। दूसरा महाजनपद जो है आपको गंधार देखने को मिल जाएगा। तीसरा महाजनपद जो है, गंधार के और नीचे आएंगे तो फिर आपको बगल में जो है कुरु महाजनपद देखने को मिल जाएगा। हमने देखा हुआ था कि पुरु और भरत राज्यों ने मिलकर के राज्य बनाया हुआ था। चौथा महाजनपद के रूप में आपको कुरु के बगल से जो है पंचाल मिल जाएगा, जहाँ की पंचाली थी महाभारत काल की। ये महाभारत में बहुत सारे जनपदों का, सभी का लगभग इनका जिक्र मिलता है, 7-8 का तो मिलता ही है भाई। 5 नंबर में देखेंगे तो फिर आपको सूरसेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सूरसेन हो जाएगा। 6 नंबर में देखेंगे तो आपको जो है सूरसेन के बगल में जो है आपको कौशल देखने को मिल जाएगा, कौशल महाजनपद, कौशल देखने को मिल जाएगा। और 7 नंबर में जो है आप देखेंगे तो काशी महाजनपद देखने को मिल जाएगा। ये प्राचीन भारत के, कोई पूछे क्या लिख रहे हो, तो जो प्राचीन भारत में क्या हुए हैं, 16 महाजनपद हुए हैं, मैं उनके नाम बता रहा हूँ। तो आप क्या बताएंगे, काशी महाजनपद। और 8 नंबर में क्या हो जाएगा, मगध महाजनपद हो जाएगा। फिर आपके पास में 9 नंबर का जो महाजनपद था वो हो जाएगा ए, मगध के बाद में जो थोड़ा सा यहाँ आ जाइएगा, एक अवंती महाजनपद हो जाएगा, अवंती हो जाएगा। और एक जो है आपका कौन हो जाएगा, चेदी हो जाएगा, चेदी हो जाएगा। चेदी के जो है बगल में एक और पड़ेगा, 11 नंबर में जो है वत्स महाजनपद हो जाएगा, वत्स हो जाएगा। 12 नंबर में ये राजस्थान में हो जाएगा, मत्स्य महाजनपद हो जाएगा। और 13 नंबर में दक्षिण में जो है क्या हो जाएगा भाई, अस्मक महाजनपद हो जाएगा, अस्मक महाजनपद हो जाएगा। और 14 नंबर में जो है दो गणराज्य थे, एक का नाम था मल्लगढ़ राज्य, मल्लगढ़ राज्य, और एक का नाम था वज्जीगढ़ राज्य, जो है वज्जी, वज्जी हो जाएगा। और एक कौन सा बच गया, एक कौन सा बच गया, कंबोज, कुरु, पंचाल, सूरसेन, कौशल, काशी, अवंती, चेदी, वत्स, अस्मक, मल्ल, वज्जी और अंग राज्य हो जाएगा एक अंग। तो ये क्या थे, 16 महाजनपद थे। प्रत्येक की राजधानी भी आपको याद करना है, मैं लिख देता हूँ, ध्यान रखना। कंबोज की जो राजधानी होती थी, इसकी राजधानी हमें राजपुर देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है, राजपुर देखने को मिलती है। और यह जो है कुछ हिस्सा अफगानिस्तान का आता था, कुछ हिस्सा इसमें काबुल, कंधार, कंबोज, तो ये वहीं पर पड़ते हैं। और गंधार की जो राजधानी है आपकी तक्षशिला हो जाएगी। गंधार की राजधानी क्या होती थी, तक्षशिला होती थी। और कुरु की राजधानी जो है हस्तिनापुर, जो है कुरु की राजधानी क्या होती थी, हस्तिनापुर जो है देखने को मिलती। फिर बाद में इंद्रप्रस्थ भी बन जाती है। पंचाल की राजधानी जो है अहिछत्र देखने को मिलती है। क्या, अहिछत्र जो है पंचाल की
हालांकि इसकी पंचाल की एक राजधानी कन्नौज भी थी, दो राजधानियां थी इसकी, एक राजधानी कन्नौज हो जाएगी। सूरसेन की राजधानी जो है मथुरा देखने को मिल जाती है, क्या मथुरा। कौशल की राजधानी जो है श्रावस्ती देखने को मिल जाती है, जिसे आप अयोध्या कहते हैं, श्रावस्ती वही है। काशी की राजधानी जो है आपको वाराणसी देखने को मिल जाएगी, वाराणसी। और मगध की राजधानी जो है शुरुआत में राजगृह रहती है, बाद में पटना बन जाती है। अवंती की दो राजधानियां रहती हैं, एक जो है उज्जैनी रहती है और एक जो है दक्षिण की महेशमती रहती है, उज्जैनी और महेशमती जो है रहती है। चेदी की राजधानी जो है सुक्तिमती थी, क्या थी, सुक्तिमती थी, सुक्तिमती थी। वत्स की राजधानी जो है कौशाम्बी थी, कौशाम्बी, जिसे वर्तमान में इलाहाबाद के नाम से जाना जाता है। इलाहाबाद और बांदा जिला जो क्षेत्र आता है इसमें आते थे। और मत्स्य की राजधानी जो है विराटनगर हो जाएगी, यह जो विराटनगर राजस्थान में है, ये वही क्षेत्र है जहाँ पर पांडवों ने क्या किया था, अपना अज्ञातवास बिताया था। अस्मक की राजधानी जो है क्या हो जाएगी, पोट्टन हो जाएगी। दक्षिण भारत का यह एकमात्र महाजनपद है। मल्ल की राजधानी जो है, मल्ल राज्य की राजधानी जो है कुशीनगर हो जाएगी, ये कुशीनगर उत्तर प्रदेश में स्थित है, जहाँ पर गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। वज्जी की राजधानी जो है आपकी वैशाली हो जाएगी, क्या हो जाएगी, वैशाली हो जाएगी। और अंग की राजधानी जो है क्या हो जाएगी, चंपा हो जाएगी। तो ये लीजिएगा, आपका 2 से 5 मिनट में क्या हो गया, ये प्रश्न जो है पूरे के पूरे मैंने महाजनपद बता दिए। और ये जो है महाजनपद हैं, और कोई भी अब राजधानी पूछे मैं दोबारा नहीं कराऊंगा, मैं इसीलिए यहाँ पर करा दूँ। कई प्रश्न पूछे गए हैं इसी प्रकार से, दूसरे दूसरे नाम लिख करके। तो अब कोई भी हो आप बता दीजिएगा। अब कोई भी महाजनपद आएगा तो उसमें डिटेल में जो है हम देखेंगे। एक बार भाई वॉइस वगैरह मुझे क्या पता कैसी वॉइस है, ये रिकॉर्डिंग क्लास है, अब इसमें नहीं पता चलता कि वॉइस जो है आ रही है प्रॉपर तरीके से या नहीं आ रही है। सिर्फ इतना पता चलता है कि मतलब वॉइस फ्लो हो रही है, जा रही है। हेलो, हेलो। तो देखिएगा यहाँ से वॉइस जो है फ्लो होने के लिए संकेत मिल रहा है कि मतलब वॉइस एक्टिव है। अगर जब वॉइस एक्टिव होती है तो ये आगे पीछे होता रहता है। अब बाकी पता नहीं साफ आ रही है या ना आ रही है, चलिए देखते हैं। अगर आज आई ना, मतलब खराब वॉइस आएगी ना, तो फिर मैं ये क्लास बंद कर दूंगा और जो है लाइव ही करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। चलिए हम जो है आगे बढ़ जाते हैं। भाई परेशान हो जाते हैं इतनी यहाँ तक चीज़ें करने में, फिर काफ़ी दिक्कत जो है पड़ जाती है। तो ये हो जाएंगे आपके प्रश्न। अब उत्तर देख लेते हैं हमारा क्या हो जाएगा। कहता है कौन सा जो है सुमेलित नहीं है, यानी कि असुमेलित है। तो देखिएगा कौन सा असुमेलित है, तो इधर देखेंगे। अंग की राजधानी चंपा जो है भी देख लीजिएगा, बिल्कुल सही है। कौशल की अहिछत्र सही है, वत्स की कौशाम्बी सही है। क्या बात कर रहे हो, कौशल की राजधानी अहिछत्र नहीं, ये किसकी राजधानी है, कौशल की राजधानी जो क्या होती थी अभी हमने देखा हुआ है, श्रावस्ती जो है कौशल की राजधानी होती थी। अहिछत्र जो है किसकी राजधानी है, पंचाल की है। तो यही गलत हो जाएगा, यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पूछा है कौन सही नहीं है, तो बाकी सही ऑप्शन है, तो ये वाला हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और अगला है हमारे पास प्रश्न। चंद्रप्रद्योत में किस प्राचीन गणराज्य का राजा था। तो अभी हमने देखा हुआ है, तो ये अवंती गणराज्य का राजा था कौन, चंद्रप्रद्योत। अब देखिएगा इसे डिटेल में करते हैं। अवंती को तो हमने देख लिया था राजधानी वगैरह। तो अवंती महाजनपद जो है, अगर आप ये मध्य प्रदेश का क्षेत्र देख पा रहे हैं, ये जो है किसका क्षेत्र है, ये जो है मध्य प्रदेश का, मैंने एक जो है सांकेतिक मैप बना दिया। अब इसमें जो आप ये वाला एरिया देख पा रहे हैं, यहाँ से लेकर के जो ये वाला पूरा का पूरा एरिया होता था, ये वाला पूरा का पूरा एरिया, इसे क्या कहते थे, इसे जो है क्या कहा जाता था, अवंती महाजनपद कहा जाता था। अवंती महाजनपद में एक यहाँ से जो है क्या निकलती है, क्षिप्रा नदी निकलती है। कौन सी, इस प्रकार से जो है क्षिप्रा नदी निकलती है, चंबल में मिल जाती है। तो ऊपर वाला क्षेत्र क्या कहलाता था, ये उज्जैनी का क्षेत्र हुआ करता था, यानी कि अवंती महाजनपद की पहली राजधानी जिसका नाम था उज्जैनी। और नीचे वाला क्षेत्र जो है यहाँ पर महेशमती, ये अवंती की दूसरी राजधानी होती थी, महेशमती जो है होती थी, ठीक है। तो क्षिप्रा नदी इन दोनों को क्या करता है, विभाजित करता है। अब यहाँ का जो शासक हुआ था इस अवंती उज्जैनी के अंतर्गत जो है, यहाँ पर जो आपने बाहुबली फिल्म देखी हुई है वो यहीं की बनी हुई है। कटप्पा बाहुबली जो है महेशमती साम्राज्य की ही है। और उज्जैनी में जो है एक वंश शासन करता है, उस वंश का नाम है क्या, प्रद्योत वंश। क्या नाम है, प्रद्योत वंश जो है शासन किया था, प्रद्योत वंश। अब यहाँ से प्रद्योत वंश में जो है एक शासक हुआ जिसका नाम क्या था, इस प्रद्योत वंश के शासक का नाम था वही चंद्र प्रद्योत जो है, इसका जो है एक प्रमुख शासक हुआ। क्या नाम है, चंद्र प्रद्योत जो है इसका प्रमुख शासक है। अब इसमें क्या क्या बातें ध्यान रखना है, चंद्र प्रद्योत को लेकर के आपको कुछ खास बातें जो है याद रखना है। तो वंश आप ध्यान रखेंगे, पहली बात ध्यान रखना है, ये गौतम बुद्ध के क्या था, समकालीन था। क्या था, गौतम बुद्ध के जो है यह समकालीन था। और यह जो है
क्या हो गया था, ये जो है पीलिया रोग से क्या हो गया था, बीमार हो गया था। कौन से रोग से बीमार हो गया था, पीलिया रोग से जो है बीमार हो गया था। तो फिर इसकी सहायता के लिए जो मगध का शासक था कौन, बिंबिसार, और बिंबिसार का जो राजदूत था क्या नाम था, जीवक नामक जो है राजवैद्य, जीवक नामक राजवैद्य जो है, पीलिया रोग को पांडु रोग भी कहते हैं, तो किसने भेजा हुआ था जीवक को, तो बिंबिसार ने भेजा हुआ था। अभी हम जो है इसका नाम देखेंगे, बिंबिसार ने भेजा हुआ था। तो बिंबिसार की सहायता से ये ठीक हो गया। दोनों के मध्य में यहीं से जो है अवंती महाजनपद और मगध महाजनपद के बीच में क्या बन जाते हैं, मैत्री संबंध बन जाते हैं। इसके बाद एक कथन और ध्यान रखना है कि जो चंद्रप्रद्योत था इसने किसके, महाकच्चायन के जो है, महाकच्चायन के प्रभाव में आकर के, महाकच्चायन नामक एक बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर के क्या किया था, बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा, स्टार लगा लीजिए इसका, कि महा किसके प्रभाव में आकर के जो है बौद्ध धर्म को इसने स्वीकार किया था, तो महाकच्चायन के प्रभाव में। इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ जाते हैं हम। काशी महाजनपद की राजधानी अगर आपसे पूछे तो क्या थी, ये वाराणसी जो है काशी महाजनपद की राजधानी थी। अंग की राजधानी क्या थी, चंपा याद रखना है आपको। और वज्जी की राजधानी क्या थी, आपको वैशाली ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ जाते, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर जो है खुदवाई गई थी। देखिएगा, तो कहाँ पर खुदवाई गई थी, एक शासक है, देखिएगा एक शासक है, कैसे शासक है, तो मगध साम्राज्य आप जानते हैं, मगध साम्राज्य हुआ था, और मगध राज्य में जो है कई वंशों ने शासन किया था। सबसे पहले यहाँ पर जो है एक वंश ने शासन किया, जिस सॉरी सबसे पहले जिस वंश ने यहाँ पर शासन किया था उसका नाम था क्या, बृहद्रथ वंश जो है उसका नाम था, क्या नाम था, बृहद्रथ वंश। और बृहद्रथ वंश के बाद यहाँ पर जो शासन किया वो किसने शासन किया, हर्यक वंश ने जो है यहाँ पर शासन किया। कौन से वंश ने, हर्यक वंश ने। हर्यक वंश के बाद यहाँ पर जो है शिशुनाग वंश ने शासन किया। कौन से वंश ने, शिशुनाग वंश ने शासन किया। और शिशुनाग वंश के बाद में जो है नंद वंश ने शासन किया। और नंद वंश के जो है एक शासक हैं, उनका नाम है क्या, महापद्म नंद। क्या नाम है फ्रेंड्स, तो महापद्म नंद जो है नंद वंश के शासक थे, महापद्म नंद। महापद्म नंद जो है एक है, ध्यान रखिएगा, बहुत सारी बातें इनके बारे में यहाँ पर लिख लीजिएगा और इन्हें क्या करना है, याद रखना है। पहली बार पूछे कि प्रथम शूद्र राजा किसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, प्रथम शूद्र राजा किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा नंद वंश को जो है शूद्र वंश माना गया है। और इसके जो ए, शासक थे महापद्म नंद, जो संस्थापक थे, तो क्या थे, संस्थापक थे, तो ये क्या हो जाएंगे, प्रथम शूद्र राजा हो जाएंगे, याद रखिएगा। दूसरी बात करेंगे, इन्हें जो है इनकी उपाधियों को लेकर के भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है। अब ये कहाँ उपाधियां दी गई हैं, कुछ उपाधियां इनकी पुराणों में है, कुछ अभिलेखों में है, तो उतना नहीं जाना है आपको, सिर्फ याद रखना है कि कौन कौन सी इसने उपाधियां धारण की हुई थी। तो एक ध्यान रखना, एक राट की उपाधि, यानी कि एक एकीकृत साम्राज्य बनाने की उपाधि, एक राट की उपाधि या एक छत्र भी इसी को कह देते हैं। इन्होंने जो है पृथ्वी वल्लभ की उपाधि धारण की हुई थी। अपरो परशुराम की उपाधि भी इन्होंने धारण की हुई थी। क्या, अपरो परशुराम, यानी कि परशुराम का उत्तराधिकारी अपरो परशुराम। ये उपाधियां इसलिए धारण की जाती थी कि समाज में जो है स्वयं को सिद्ध किया जाता था कि मैं उनके जैसा हूँ। जैसे कई शासकों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की हुई थी, तो दूसरे के समान गुण दिखाने के लिए जो है थोड़ा मोड़ा मैच करते हुए गुण, तो वैसी उपाधि धारण कर लेते थे। अपरो परशुराम की उपाधि धारण की हुई थी। और बात कीजिएगा, यह जो है मगध के प्रथम शासक थे ऐसे, जिन्होंने क्या किया था, प्रथम बार जो है कलिंग विजय की हुई थी। कौन सी विजय की हुई थी, कलिंग विजय की हुई थी, कलिंग विजय की हुई थी। और कलिंग विजय की जो है यहाँ पर जो है कलिंग को जीत लिया, और इन्होंने क्या बनवाई, एक नहर का यहाँ पर निर्माण करवाया, नहर का निर्माण करवाया। उस नहर का नाम इम्पोर्टेंट है, याद रखिए, कई बार पूछा गया है। तो तंसुली नहर का निर्माण करवाया हुआ था। 2 नंबर का अच्छा प्रश्न है, तंसुली नहर का निर्माण जो है करवाया हुआ था। साथ ही यहाँ से जो है एक जैन मूर्ति भी जो है कौन उठा लाया था, महापद्म नंद उठा लाया था। तो इसका मतलब है, इससे आप ये भी समझ सकते हैं कि महापद्म नंद जो है जैन धर्म का अनुयायी था, ये भी आप समझ सकते हैं। फिर आगे बात कर देते हैं, ये सब जानकारी कहाँ से मिलती है, तो इसकी जानकारी जो है वहीं कलिंग में आगे चल कर के एक शासक होता है जिसका नाम है क्या, खारवेल। क्या नाम है, खारवेल। और खारवेल का एक अभिलेख है, उस अभिलेख का नाम है क्या, हाथी गुम्फा अभिलेख। कौन सा अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख। इसमें जो है जानकारी सब मिल जाती है। ये जो है उड़ीसा में पड़ता है हाथी गुम्फा अभिलेख। तो चलिए प्रश्न देख लेते हैं। किस साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खुदवाई गई थी, वो साक्ष्य क्या है,
खारवेल का जो है हाथी गुम्फा अभिलेख है। तो कहाँ खुदवाई गई थी? तो वो कलिंग में खुदवाई गई थी। कैसा भी प्रश्न पूछे आपसे बन जाएगा। एक प्रश्न ये भी आता है, इन वंशों को जो है मगध के राजवंशों को क्रम से लगाने का जो है प्रश्न आता है, तो आप इन्हें याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और अगला प्रश्न है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है? तो थोड़ा हम गहराई से देखते हैं इनको कि जो महाजनपद हुए थे, महाजनपद जो हुए थे, क्या हुए थे? महाजनपद, प्रश्न यहाँ से कई तरह के बनते हैं। जो ये 16 महाजनपद हुए थे, इनके विषय में जो है कहाँ-कहाँ से जानकारी मिलती है? तो बहुत सारे महाजनपद हैं, देखिएगा। एक जानकारी जो हमें देखने को मिल जाती है, अंगुत्तर निकाय से देखने को मिल जाती है। किससे देखने को मिल जाती है? अंगुत्तर निकाय से देखने को मिल जाती है। अंगुत्तर निकाय से देखने को मिल जाती है। ठीक है, इनमें जो महाजनपदों की जानकारी मिलती है। एक ग्रंथ जो है भगवती सूत्र है, भगवती सूत्र में भी क्या मिल जाती है? महाजनपदों की जानकारी मिल जाती है, भगवती सूत्र में भी मिल जाती है। फिर आपसे पूछें कि ये भगवती सूत्र है, फिर जो है पाणिनि का अष्टाध्यायी, पाणिनि की पुस्तक है जिसका नाम है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी में एक फैक्ट बताना भूल गया, जो अभी हमने पिछली जो पढ़ी हुई है, मैं ये स्लाइड में वहीं पर लिख देता हूँ ताकि चीज़ें चूंकि जुड़ना चाहिए। जो ये महापदम नंद थे ना, इनका मित्र कौन था? इनका मित्र जो है था पाणिनि, जो है इनका मित्र था। ध्यान रखिएगा, पाणिनि जो है इससे क्या थी? मित्रता थी इस राजा से, पाणिनि। तो ये चीज़ें कभी न कभी कवियों को ऐसा पूछ लेता है, भाई क्रम से लगाइएगा, तो कैसे हम जो है डिसाइड कर पाते हैं कौन कवि कब का है? तो उन शासकों के जो है किसके दरबार में था, इससे अनुमान लगाने का प्रयास करते हैं। वो शासक पहले का है तो उसके समकालीन था, तो वो भी पहले का रहा होगा। अंगुत्तर निकाय, और एक जो है अर्थशास्त्र में भी जो है कुछ महाजनपदों की जानकारी मिल जाती है। अर्थशास्त्र जो है, ध्यान रखेंगे, अर्थ, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, अर्थशास्त्र नहीं, अर्थवेद, जो अथर्ववेद है, कौन सा वेद है? अथर्व वेद जो है, उससे भी जानकारी मिल जाती है। तो देखिएगा कैसी मिलती है। अब जो अंगुत्तर निकाय है, ये क्या है? बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ है, और इसमें जो है 16 के 16 महाजनपदों की जो है सूची मिल जाती है। ये क्या है? भगवती सूत्र जो है, भगवती सूत्र, ये क्या है? जैन धर्म का ग्रंथ है, और इसमें भी 16 के 16 महाजनपद मिल जाते हैं। जो अष्टाध्यायी है, ये किसकी पुस्तक है? पाणिनि की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? पाणिनि की है, और इसमें जो है 6 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। यूपीएससी का प्रश्न है कि कौन से 6 महाजनपद जो है अष्टाध्यायी में उल्लेखित हैं, ऐसा पूछा गया है। अभी आगे चल करके प्रश्न आएगा। अथर्ववेद में जो है 2 महाजनपद की जानकारी मिल जाती है। इसके अलावा महाभारत में भी मिलती है, और जो एक स्वप्नवास दत्ता है, भास द्वारा लिखित नाटक है, उसमें भी मिलती है। 2 जानकारी मिल जाती है, उसको देखेंगे आगे। तो अब इनके जो है हम 16 के 16 नाम तो हम पहले पढ़ चुके हैं। ये देख लीजिएगा, अथर्ववेद में जो 2 महाजनपद मिलते हैं, एक तो वो आपको अंग महाजनपद की जानकारी मिल जाती है, और एक जो है मगध महाजनपद की जानकारी मिल जाती है। और यहाँ पर जो आपके 6 महाजनपद देखने को मिलते हैं, किसमें, कौन सी पुस्तक में? आपकी जो अष्टाध्यायी पुस्तक है, सॉरी मैंने यहाँ पर कितने बताए हुए हैं? 6 बताए हुए, 5 महाजनपद हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर जो है 5 की जानकारी मिलती है। वो कौन कौन से हैं? तो अष्टाध्यायी में एक तो मगध महाजनपद की जानकारी मिलती है, एक जो है अस्मक महाजनपद की जानकारी मिलती है, अस्मक की मिलती है, एक जो है कंबोज की जानकारी मिलती है, किसकी? कंबोज की जानकारी मिलती है, एक जो है गंधार महाजनपद की जानकारी मिलती है, और एक जो है आपके सूरसेन महाजनपद की जानकारी मिल जाती है। तो कुल मिलाकर के ये 5 महाजनपद जो है, ये मगध महाजनपद कहाँ पर था? आपका बिहार में था। अस्मक महाजनपद जो है आपका, ये गोदावरी नदी के तट पर था। ध्यान रखिएगा, गोदावरी नदी के तट पर, यानी कि दक्षिण में। कंबोज महाजनपद जो है, ये वर्तमान ये काबुल के आसपास का क्षेत्र था, यानी कि मैं अफगानिस्तान लिख देता हूँ, अफगानिस्तान। गंधार क्षेत्र जो है, ये पाकिस्तान में पड़ता है, वर्तमान तक्षशिला वाला क्षेत्र था। और जो सूरसेन है, क्या है? सूरसेन है, कौन है? सूरसेन जो है, ये सूरसेन जो है मथुरा के आसपास का क्षेत्र था, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो ये जो हो जाएगी आपकी 5 जानकारी, इस प्रकार से पढ़ेंगे। अब ये प्रश्न आएगा शायद आपसे कभी कि अष्टाध्यायी किसकी रचना है, तो आप क्या है ये बता देंगे, तो ये तो नहीं कहेंगे ना कि भाई बाद में कि सिलाई जो क्वेश्चन नहीं करवाया गया। क्वेश्चन नहीं करवाने का मतलब ये नहीं है, जो कंटेंट यहाँ पर दिया गया है ना, वो कंटेंट इसका जो है 90% महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन मात्र 10% महत्वपूर्ण है। व्याख्या करने के लिए आधार दिया जाता है। मैं इस प्रकार से प्रश्न लेता हूँ कि एक प्रश्न से जो है एक पूरे टॉपिक को कवर किया जा सके। याद रखना, मैं इसे सोच कर बहुत इनको बना करके प्रश्न लेता हूँ, सब प्रश्न नहीं लेता हूँ। अगर फैक्ट फैक्ट करवाने होते तो फिर प्रश्नों की संख्या 50 से ज़्यादा लेते। अब देखिएगा,
अंगुत्तर निकाय। आपसे एक प्रश्न पूछा गया है कि मध्यम निकाय जो है वह किसका भाग है। तो गौर से देखेंगे कि ये कितने जो है बौद्ध ग्रंथ जटिल हैं। तो त्रिपिटक का आपने नाम सुना हुआ है, क्या सुना हुआ है? त्रिपिटक का नाम सुना हुआ है। त्रिपिटक क्या है? ये महत्वपूर्ण जो है बौद्ध ग्रंथ है और इनकी संख्या कितनी है? 3 है। एक है आपका जो है विनय पिटक है। कौन सा है? एक विनय पिटक है, एक जो है अभिधम्म पिटक है। कौन सा पिटक है? एक अभिधम्म पिटक है और एक कौन सा है? सुत्त पिटक है। कौन सा पिटक है? सुत्त पिटक है। अब इनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है आपका सुत्त पिटक। कौन सा पिटक है? सुत्त पिटक है। अब जो सुत्त पिटक है ना, इसके कितने भाग हैं? कुल 5 भाग है। सुत्त पिटक के कितने भाग हैं? 5 भाग हैं। आप बताएंगे कौन कौन से हैं? तो एक है यहाँ का जो है दीघ निकाय है। कौन है? दीघ निकाय जो है। और फिर जो दूसरा है आपका दीघ निकाय हो जाएगा, एक हो जाएगा मध्यम निकाय। कौन सा निकाय? मध्यम निकाय है। इसका एक भाग जो है दीघ निकाय हो गया, मध्यम निकाय हो गया और एक हो जाएगा संयुक्त निकाय। कौन सा भाग हो जाएगा? एक जो है इसका भाग है संयुक्त निकाय और एक इसका भाग है जो है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय है और एक भाग है इसका खुद्दक निकाय। कौन सा भाग है? खुद्दक निकाय। तो ये वाला जो अंगुत्तर निकाय है ये यही है जिसमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है, याद रखिएगा। अब जो ये आपका खुद्दक निकाय है, खुद्दक निकाय की जो महत्वपूर्ण पुस्तक वर्तमान में खूब महत्वपूर्ण है जिसका नाम है धम्मपद। क्या नाम है? धम्मपद। आपसे ये प्रश्न पूछा गया है धम्मपद ग्रंथ किसका भाग है? ऑप्शन में यही दिए हुए थे पूरे के पूरे, दीघ निकाय, अंगुत्तर निकाय, संयुक्त निकाय, मध्यम निकाय। क्या बताएंगे? ये खुद्दक निकाय का भाग है, याद रखिएगा। चीजें इसी प्रकार से आपको क्या करना है। दीपवंश, महावंश ये भी क्या है? बौद्ध धर्म की ही ग्रंथ हैं। बहुत सारी जानकारी इनमें भी मिलती है। तो समय समय पर जो है जब संदर्भ आएगा वहां पर हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। किसने मगध साम्राज्य में बड़े संघ को हराकर आत्मसात कर लिया था? देखिए जब क्या किसने मगध साम्राज्य में, देखिए ये थोड़ा सा प्रश्न यहाँ पर मिस लिखा हुआ है, बड़ी नहीं होगा, वज्जी होगा। वज्जी संघ को जो है क्या कर लिया था? हरा करके जो है अपने में विलय कर लिया था। देखिएगा, तो जब हम किसकी बात करते हैं, वज्जी संघ की बात करते हैं, तो वज्जी क्या था? एक फ्रेंड्स संघ था, ये गणराज्य था और इसमें कुल जो है 8 राज्य शामिल होते थे। कितने राज्य शामिल होते थे? वज्जी संघ में जो है 8 राज्य शामिल होते थे और उन 8 राज्यों में से एक राज्य था जिसका नाम था लिच्छवी गणराज्य। क्या नाम था? लिच्छवी गणराज्य जो है उन 8 राज्यों में से क्या था? एक था आपका, आज थोड़ा हाथ दर्द कर रहा है अपन लिखने में, तो लिच्छवी गणराज्य था। 8 राज्यों में से एक राज्य था जिसका नाम क्या था? लिच्छवी गणराज्य। देखिए आप लिखने के लिए डरते हैं ना, तो आपको शायद पता नहीं, मेरा हाथ दिन भर जो है लिखने के लिए तैयार रहता है, जो है मैं लिखता ही रहता हूँ। मुझे याद कम चीजें करता हूँ, अब जो लिखने की आदत सी बन गई है, लिखता रहता हूँ। जो मन चला लिख लिया, मतलब पढ़ना है जो भी तो वो लिख लिख करके पढ़ता हूँ। इसका मतलब ये, मतलब कई लोग कहते हैं लिख लिख करके पढ़ता है भाई को याद नहीं होता, तो ऐसा नहीं है। पीएससी में जो है ये एक हैबिट होती है कि आपको लिखना ही पड़ेगा, इसके बिना लिखे एग्जाम नहीं निकाल सकते। तो क्या देखा आपने? जो बज्जी संघ था, बज्जी संघ 8 गणराज्यों से मिलकर के बना हुआ था जिसमें एक था लिच्छवी गणराज्य था, ठीक है। तो जो लिच्छवी गणराज्य था और लिच्छवी जो यहाँ के शासक थे, लिच्छवी गणराज्य के जो शासक थे, तो इनकी जो एक क्या नाम था, मतलब पता नहीं, नाम मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन जो मगध का शासक था जिसका नाम था बिंबिसार। क्या नाम था? मगध का शासक था जिसका नाम था बिंबिसार। बिंबिसार और लिच्छवी गणराज्य जो था, वहाँ की एक बेटी मैं लिख देता हूँ, लिच्छवी की बेटी यानी कि किसी राजा की बेटी रही होगी यहाँ के, शायद वो चेतक है, चेतक है, हाँ। लिच्छवी गणराज्य का जो है चेतक, चेतक जो है, चेतक, लिच्छवी गणराज्य का जो चेतक है, इसकी बहन या बेटी से क्या हुआ था? बिंबिसार का क्या हुआ था? विवाह हुआ था। बिंबिसार कौन था? मगध का राजा था। अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा हुआ था। अब जब बिंबिसार की डेथ हो जाती है तो लिच्छवी गणराज्य अपना क्या हो जाता है? स्वतंत्र हो जाता है, याद रखिएगा। तो फिर आगे चल करके यहाँ पर शासक कौन बनता है? तो यहाँ पर शासक बनता है एक जिसका नाम है अजात शत्रु। क्या नाम है? अजात शत्रु शासक बनता है। और अजात शत्रु जो है, जो अपने पिता के जो खोए हुए क्षेत्र थे, तो अजातशत्रु आप जानते हैं कि हत्या करके शासक बना हुआ था। तो कई राज्यों ने इनसे नफरत करना शुरू कर दी, जैसे कौशल राज्य ने भी जो दहेज में काशी दिया था वापस ले लिया, फिर बाद में जो जबरदस्ती इसने किया, मतलब लड़ाई करके जो है सैन्य बल पर विवाह किया और दहेज में पुनः प्राप्त किया काशी को। तो अजातशत्रु ने कहा लिच्छवी गणराज्य में अब ये पूरे के पूरे बज्जी संघ को अपने में क्या करना चाहता है? विलय करना चाहता है। तो अजातशत्रु का एक जो है सेनापति था,
क्या था, सेनापति था, जिसका नाम था क्या, ब्रह्मदत्त नाम था। क्या नाम था, ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त नाम था। इस ब्रह्मदत्त ने क्या किया था, जो इस बज्जी संघ का एक शासक था, बज्जी संघ का शासक था, जिसका नाम है क्या, भाट्ट नाम था। क्या नाम था, भाट्ट। तो भाट्ट को किसने पराजित कर दिया था, ब्रह्मदत्त ने पराजित कर लिया, और क्या कर लिया, अजात शत्रु ने वहां पर अधिकार कर लिया। अब देखिएगा, ये इतना आसान नहीं था अधिकार करना, यहाँ पर कई प्रकार के पहले षड्यंत्र किए गए। तो वज्जी वज्जी जो ये है, अजात शत्रु है, इसके दो जो है कुशल कूटनीतिज्ञ होते थे। कौन होते थे इसके दरबार में, जो कूटनीतिज्ञ थे। तो पहले तो है इन्होंने बज्जी संघ को कूटनीतिक स्तर पर तोड़ा, मतलब आसपास के जो राज्य थे उनसे दुश्मनी करवाई, पड़ोसी राज्यों से संबंध बिगड़ाए, फिर बाद में इन्होंने हमला किया। तो इनके दो है नाम याद रखना है, एक का नाम है सुनिधि। तो इनके नाम कभी कभी याद आते हैं कि सुनिधि और वत्सकार कौन थे। तो सुनिधि और वत्सकार जो है, ये अजात शत्रु के दो मंत्री थे, जो कि राजनीति या कूटनीति में बहुत निपुण थे। तो इन्होंने पहले यहाँ पर फूट डाली, फिर जो है यहाँ पर क्या कर दिया, चढ़ाई कर दिया। जब युद्ध किया तो यहाँ पर दो हथियारों का प्रयोग किया गया था। याद रखिएगा, ये हथियारों के नाम जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। कौन से दो हथियार, एक का नाम था रथ समूलक। क्या नाम था, रथ है समूलक है, रथ समूलक नामक हथियार। और एक का नाम था महाशिला कंटक। क्या नाम था, महाशिला कंटक। तो ये जो है दो हथियारों का प्रयोग जो किसने किया हुआ था, तो वज्जी संघ को जीतने में अजात शत्रु ने किया हुआ था। रथ समूलक आपने बाहुबली फिल्म में देखा होगा कि आगे जो है तलवार जैसी वो चलती रहती है, खच खच का चक्र जैसा चलता रहता है आगे, वही रथ समूलक है। महाशिला कंटक जो है, जैसे गेट तोड़ना है तो बहुत बड़े बड़े पत्थर फेंकने का एक हथियार होता है, जिसमें जो है पत्थर फेंके जाते हैं अंदर की ओर, किलों के अंदर जो है सेना को पुराने जमाने में उपयोग किए जाते थे ये। तो किसने ये सब किया हुआ था कारनामा, ये जो है अजात शत्रु का कारनामा था। वज्जी संघ को जो है हराकर आत्मसात कर लिया था। तो मैंने पूरी कहानी आपको बता दी। अब कितने प्रश्न हो रहे हैं आप जो है काउंट कर लीजिएगा। तो ये सिर्फ प्रश्न नहीं है, क्या है, टॉपिक कराने का तरीका है। आगे बढ़ जाते हैं, देखिएगा। मगध साम्राज्य की राजधानी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए, सबसे पहले समझिएगा चीजों को। मैं हमेशा ही हर स्लाइड में जो है कम से कम 8-10 प्रश्न तो बताऊंगा ही, ये मेरी आदत है। कितने महाजनपद हुए थे, तो आप क्या कहेंगे, कुल 16 महाजनपद हुए थे। इन 16 महाजनपद में जो है चार पांच महाजनपद जो है श्रेष्ठ महाजनपद थे। इसमें से सबसे बड़ा नाम जो है मगध का आता है। मगध के बाद जो है कौशल महाजनपद एक बहुत शक्तिशाली महाजनपद था। कौशल महाजनपद हो जाएगा। कौशल के बाद जो है अवंती का नाम आता है। अवंती जो है एक शक्तिशाली महाजनपद था। और अवंती के बाद जो है एक आपका अवंती हो जाएगा, और एक अवंती कौशल एक अंग राज्य हो जाएगा, अंग। और एक और है, वही क्या, काशी नाम है शायद, काशी महाजनपद। ये 5 जो है बहुत शक्तिशाली महाजनपद थे, और उनमें सबसे शक्तिशाली कौन था आपका, मगध महाजनपद था। मगध महाजनपद के क्या प्रश्न राजधानी को लेकर के है। तो जब इनकी पूछा जाए शुरुआत में राजधानी क्या थी, मगध महाजनपद की शुरुआती राजधानी क्या थी, तब आप का जवाब होगा कि सर, शुरुआत में जो है इसकी राजधानी राजगृह को बनाया गया था। क्या बनाया गया था, राजगृह जो है इसकी शुरुआत में राजधानी होती थी। और फिर आगे चल कर के राजधानी जो बनाई गई थी, उस बाद में जो है पाटलिपुत्र को जो है राजधानी बनाया गया था। अब ये पाटलिपुत्र को राजधानी, देखिए पाटलिपुत्र नगर की दो बातें याद रखना। अगर आपसे पूछे स्थापना किसने की हुई थी, पाटलिपुत्र की स्थापना, तब तो आप यहाँ पर जो है नाम बता सकते हैं, अजात शत्रु का नाम बता सकते हैं। किसका, अजात शत्रु का जो है नाम बता सकते हैं। लेकिन राजधानी किसने बनाया, जब राजधानी की बात की जाए, तो राजधानी जो है किसने बनाई हुई थी, उदयन द्वारा जो है इसको राजधानी बनाया गया था, उदयन द्वारा। ठीक है। अब इसकी स्थिति को लेकर के आपसे प्रश्न पूछा गया है, तो अगर आप चीजें ध्यान से समझेंगे, ये नदी है इस प्रकार से, गंगा नदी है। ठीक है। ये जो है इस प्रकार से क्या है, गंगा नदी है। और आप जानते हैं मध्य प्रदेश से निकलने वाली जो सोन नदी है, इस प्रकार से क्या हो जाती है, सोन नदी जो है किसमें मिल जाती है, तब आप बताएंगे कि सोन नदी जो है बिहार में जाकर के किससे मिल जाती है, गंगा नदी से मिल जाती है। तो ये कौन सी नदी है, ये हमारी सोन नदी है। और ये जो कौन सी नदी है, ये जो है गंगा नदी है। अब बताइए इसमें पार्ट मैप्स ये याद रखना, ध्यान रखें, जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। यहाँ पर जो है आपका क्या स्थित है, यहाँ पर जो है पाटलिपुत्र नगर स्थित है। ये जो मैं पीले कलर से बना रहा हूँ, ये कौन सा नगर है, पाटलिपुत्र है। और ये आप दिशा तो जानते हैं, ये ऊपर को उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, इधर पूरब होता है, इधर पश्चिम होता है। तो क्या हो जाएगा, पाटलिपुत्र के उत्तर में जो कौन सी नदी हो जाएगी, गंगा नदी। और जो है आपकी पश्चिम में कौन सी नदी हो जाएगी, तो सोन नदी हो जाएगी। तो आप ऐसा ऑप्शन देखिएगा, पाटलिपुत्र
पूर्व में नहीं है गंगा नदी, पाटलिपुत्र के उत्तर में है, तो ये गलत हो जाएगा। पाटलिपुत्र उत्तर में गंगा नदी से, उत्तर में जो है गंगा नदी से एवं पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ है। तो हाँ देखेंगे, उत्तर में देखेंगे तो गंगा नदी से घिरा हुआ है और पश्चिम में जो है सोन नदी। तो उत्तर में किससे? गंगा नदी से, पश्चिम में सोन नदी से। ऑप्शन और इस चित्र की व्याख्या को जो है शामिल कीजिएगा। जो है भाषा लिखने की जरूरत नहीं है, समझ गए हो तो ठीक है। तो ये आपका क्या हो रहा है? सही हो रहा है। पाटलिपुत्र दक्षिण में विंध्य पर्वत से, ये दुनियादारी है ही नहीं है, विंध्य पर्वत यही है नहीं। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो है बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। तो इसको हम बात कर चुके हैं कि मत्स्य महाजनपद कहाँ पर स्थित था? राजस्थान में स्थित था। और जो इसकी खास बातें हैं याद रखिएगा। तो ये एक जनपद कहाँ पर था? तो आप क्या बताएंगे? मत्स्य महाजनपद है, राजस्थान में स्थित था। दूसरी बात ध्यान रखेंगे, इसकी राजधानी क्या थी? तो ये भी हमने किया हुआ था। विराटनगर जो है क्या है? इसकी राजधानी थी। विराटनगर जो है इसकी राजधानी थी। तीसरी बात जो करेंगे, आपने जो है विराटनगर के राजा जो थे उनका नाम क्या था? विराटनगर के जो राजा थे उनका नाम क्या था? तो राजा विराट जो है यहाँ के राजा थे। अगर महाभारत आपने देखी हुई है तो जरूर देखा होगा कि यहीं पर पांडवों द्वारा क्या किया गया था। जो पांडव थे अपना जो है अज्ञातवास का समय जो है यहीं पर इन्होंने काटा हुआ था। अज्ञातवास का समय जो है यहीं पर क्या किया था? बिताया हुआ था। और जो इस समय पर यहाँ पर कीचक रहता है, जो कीचक रहता है, कीचक जो कि द्रौपदी का क्या करता है, उसके साथ में उसको मतलब प्रेम जैसा कुछ हो जाता है, तो उससे मिलने की चाहत रखता है। तो बाद में जो कीचक वध किया गया था, ये नाटक भी देखने को मिलता है, भीम द्वारा किया गया था। तो कीचक वध की कहानी भी जो है यहीं से जुड़ी हुई है। चलिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपका ये मथुरा सूरसेन वाला जनपद जो है देखने को मिल जाता है। सूरसेन देखने को मिल जाएगा। बुंदेलखंड में आपको जो है चेदी महाजनपद मिल जाएगा। और रुहेलखंड उत्तर प्रदेश में जो है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की एवं स्वयं इसी कारण वश द्वारा अपने पुत्र द्वारा मारा गया था? तो देखिएगा, प्रश्न की जो है व्याख्या को ध्यान से देखेंगे, चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। जब हम मगध साम्राज्य की बात करते हैं, किसकी? मगध है महाजनपद। आप जानते हैं मगध महाजनपद जो है 16 महाजनपदों में से सबसे श्रेष्ठ महाजनपद था। और यहाँ पर जो है कितने राजवंशों ने शासन किया है? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर सबसे पहले बृहद्रथ वंश ने शासन किया हुआ है। बृहद्रथ वंश के बाद में यहाँ पर जो है हर्यक वंश ने शासन किया हुआ है। हर्यक वंश के बाद जो है यहाँ पर शिशुनाग वंश ने शासन किया हुआ है, शिशुनाग वंश ने। और शिशुनाग वंश के बाद पर यहाँ पर जो है नंद वंश ने शासन किया हुआ है। और नंद वंश के बाद यहाँ पर जो है मौर्यों ने शासन किया हुआ है, मौर्य वंश ने। और मौर्यों के बाद में जो यहाँ पर कौन से वंश ने? शुंग वंश ने शासन किया होता है। ये क्रम है, याद रखिएगा, बार बार कह रहा हूँ। क्रोनोलॉजी से एक क्वेश्चन आता है हिस्ट्री की, तो देखिए एक एक क्वेश्चन करने के लिए आपको बहुत सारी मेहनत करनी होती है। इसी प्रकार से भाई करते रहिएगा। जीवन में अगर एक बार इतिहास सीख लिया ना, तो यकीन मानिएगा पीएससी आपको आसान लगने लगेगा। क्योंकि सबसे जो है बड़ी यूनिट है इतिहास की। और ये चीज़ें समझने में जो है, अगर आप ये समझ गए तो हर जो है 1 महीने 2 महीने में आप प्री की तैयारी आसानी से जो है कर पाएंगे। मेंस में भी अच्छा खासा जो है इसका स्कोप है। मेंस के साथ साथ आप पूरे जो सिलेबस को जो है, चाहे समाज शास्त्र में पढ़े, चाहे कहीं पर पढ़े, चाहे निबंध लेखन में पढ़े, बिना इतिहास के इंटरव्यू वगैरह भी नहीं आप दे सकते हैं। तो इतिहास की आपको गहरी समझ होना आवश्यक है। अब देखिएगा, हर्यक वंश को लेकर के हमारा प्रश्न है। तो मैं देखिएगा जड़ों से लेकर के कहाँ तक जो है, फुचकी हो तब भी जड़ों से बात करते हैं, कहीं भी हो जड़ों से ही बात करेंगे। हर्यक वंश में जो है कई शासक हुए हैं। कितने शासक हुए हैं? हर्यक वंश में जो मुख्यतः सबसे पहला शासक हुआ है, उस शासक का नाम है क्या? बिंबिसार जो है यहाँ का पहला शासक हुआ है। कौन सा सार? बिंबिसार जो है यहाँ का शासक हुआ है। बिंबिसार के बाद यहाँ का जो शासक बना था, जिसका नाम था अजातशत्रु, यहाँ का शासक बना हुआ था। क्या नाम था? अजातशत्रु। और अजातशत्रु के बाद जो है यहाँ का कौन शासक बना हुआ था? उदयन जो है यहाँ का शासक बना हुआ था। और उदयन के बाद जो है अंतिम शासक आपको याद रखना है। अंतिम शासक कौन था हर्यक वंश का? तब आप कहेंगे सर नाग दशक जो है इसका अंतिम शासक था। तो इतनी बातें आपको याद हो गई। अब देखते हैं और व्याख्या समझते हैं। क्योंकि बिंबिसार की जब बात करते हैं तो आपसे जो है, देखिए बिंबिसार की जो है हत्या किसके द्वारा कर दी जाती है? अजातशत्रु द्वारा जो है बिंबिसार की हत्या कर दी जाती है। तो उसके बेटे द्वारा जो है राजगद्दी प्राप्त करने के लिए हत्या कर दी जाती है। और इसी के बाद जो है उदयन द्वारा भी जो है अपने पिता
अजातशत्रु की हत्या कर दी जाती है। तो इस प्रकार से हत्या का मामला चलता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, इस राजवंश को पितृहंता वंश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पितृहंता वंश किसे कहते हैं, हर्यक वंश को कहते हैं। ठीक है, तो ये बातें हो गई। अब देखिएगा इनके एक जो है उपनाम को लेकर के प्रश्न आता है। तो बिंबिसार को जो है उपनाम क्या है, तो आप कहेंगे सर श्रोणिक जो है बिंबिसार का उपनाम है। अजातशत्रु का जो उपनाम है, तो ध्यान रखिए, सही कह रहा हूं ना, कोडिग जो है अजातशत्रु का क्या है, उपनाम है। ये प्रश्न पूछा जाता है। उदयन का उपनाम क्या है, तो आप क्या कहेंगे, उदयभद्र जो है उदयन का जो है उपनाम है। तो इतनी बातें ध्यान रखना। तो ये जो है उदयन जो है राजधानी, इन्होंने जो है पाटलिपुत्र को क्या बनाया हुआ था, राजधानी बनाया हुआ था। किसको, पाटलिपुत्र को जो है उदयन ने राजधानी बनाया हुआ। तो ये चीजें भी आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। सही जवाब होगा किस प्रारंभिक शासक ने राज्य, प्रारंभिक पूछ रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, अजातशत्रु जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं और अगला प्रश्न है कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया। तो हमने पूरी की पूरी एक श्रृंखला देखी हुई है, शॉर्ट में फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले जो है बृहद्रथ वंश ने शासन किया। बृहद्रथ वंश के बाद जो है यहाँ पर किसने शासन किया था, बृहद्रथ वंश के बाद में जो है हर्यक वंश ने शासन किया। हर्यक वंश के बाद किसने यहाँ पर शासन किया, तब आप कहेंगे शिशुनाग वंश ने जो है यहाँ पर सॉरी, हाँ सही है, शिशुनाग वंश। और शिशुनाग वंश के बाद में यहाँ पर जो है नंद वंश ने शासन किया। नंदों के बाद में जो है यहाँ पर मौर्य वंश ने शासन किया। और मौर्यों के बाद जो है यहाँ पर शुंग वंश ने जो है क्या किया, शासन किया। क्या पूछ रहा है, नंद वंश के पश्चात पूछ रहा है। तो ये रहा है आपका नंद वंश। और नंद वंश के पश्चात जो है कौन सा रहा, मौर्य वंश रहा। सही जवाब हो जाएगा। मौर्यों की बात करें तो 323 ईसा पूर्व में जो है क्या की गई थी, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा 323 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा जो है क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। शुंग वंश की स्थापना किसने की हुई थी, तब आप बताएंगे पुष्यमित्र शुंग द्वारा की गई थी। गुप्त वंश की स्थापना जो है श्री गुप्त द्वारा की गई थी। और कुषाणों की स्थापना किसने की हुई थी, कुजुल कड़फिसेस ने की हुई थी। कुजुल कुजुल कड़फिसेस कड़फिसेस द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। आगे बढ़ जाते हैं। सिकंदर के आक्रमण के समय, देखिए कुछ भी प्रश्न पूछा गया हो मुझे नहीं पता, मैं सिकंदर के आक्रमण की व्याख्या कर देता हूँ। आपका कोई भी प्रश्न हो इतना ही पूछा जाएगा, याद रखेंगे। देखिए हम बात करते हैं भारत में जो है सिकंदर के आक्रमण की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, सिकंदर। मेरी राइटिंग जो है बहुत देर में अच्छी लिखने के बाद जो अच्छी नहीं आती है। मैं अगर बहुत रुच रुच करके लिखूँ तो थक जाऊंगा, फिर जो है लिख भी नहीं पाऊंगा। तो जैसी आती है उसी में समझिएगा। सिकंदर की आक्रमण की बात करें तो सिकंदर पहली बात पूछे आपसे ये कौन था भाई, तो आप क्या बताएंगे, यह यूनान का जो है एक राजकुमार था। कौन था, यूनान का राजकुमार। और यूनान की एक रियासत थी जिसका नाम था मकदूनिया। तो कौन सी रियासत थी, मकदूनिया रियासत का जो एक छोटा सा शासक था जिसका नाम था फिलिप द्वितीय। फिलिप द्वितीय का पुत्र था कौन, सिकंदर। सिकंदर ने दुनिया को जीतने का क्या रखा था, विश्व विजय करने के लिए सपना किया हुआ था। और उसने कई राज्यों को जीतता हुआ भारत की ओर क्या है, जीतने के लिए आया। परंतु दुर्भाग्य से उसका यह सपना पूरा नहीं हो सका। इसलिए कहते हैं कि ये जमी है, ये शहर है अमीन जादों का, इन नशीली आंखों में समंदर डूब जाते हैं। ये शहर है अमीन जादों का, इन नशीली आंखों में समंदर डूब जाते हैं। ये हिंदुस्तान है जनाब, यहाँ अच्छे अच्छे सिकंदर डूब जाते हैं। तो ये कभी मैंने जब एक बार बहुत छोटा था तो उस टाइम पर इसको सुना दिया था, तो मुझे याद आ गई। तो मैंने जो है जब पुलवामा हमला हुआ था तो उस टाइम पर ये मैंने एक स्पीच की हुई थी अपने वहीं पर, तो वहीं पर ही सुनाया हुआ था। तो ये सिकंदर का आक्रमण है और ये जो है आता है भारत में। तो एक प्रश्न आपको ध्यान रखना है कि किसने जो है इसका सहयोग किया था। आपसे ये प्रश्न पूछा जाए किसने सहयोग किया था, और फिर आपसे पूछे किसने इसका प्रबल, सबसे ज्यादा जो है प्रबल जो है विरोध किया हुआ था। प्रबल विरोध को लेकर के प्रश्न आता है। यह भारत में कुल कितने समय तक रुका हुआ था, आपको ये ध्यान रखना है। फिर आपको ध्यान रखना है, गुरु का नाम तो हालांकि इंडिया जी के में नहीं आता भाई, भारत की हिस्ट्री के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। तो इसने जो है भारत में कौन सा महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा हुआ था, तो वो ध्यान रखना, युद्ध ध्यान रखना। फिर ध्यान रखना कि एक राज्य ऐसा था जहां पर स्त्रियों ने इससे क्या किया था, भयंकर युद्ध किया हुआ था। स्त्रियों ने जो है, महिलाओं ने युद्ध किया हुआ था, क्योंकि वहां के सभी पुरुष जो है उस युद्ध में मारे गए थे। तो इतनी अगर बातें आप ध्यान कर लेंगे तो मुझे लगता है, और एक बात ध्यान रखना विशेष करके
विशेष करके भी इसमें एक बात ध्यान रखना, तो इतनी चीजें लिख देना, चाहे मेंस हो चाहे प्री हो, कि यह जो है प्रथम यूनानी आक्रमण था। क्या था? भारत में जो है प्रथम यूनानी तथा जो है दूसरा जो है विदेशी आक्रमण था। दूसरा जो है यह क्या था? विदेशी आक्रमण था। इसके पहले एक विदेशी आक्रमण हो चुका था। ठीक है, तो इतनी बातों का जवाब दीजिए, आपका प्रश्न जो है कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं, सहयोग किसने किया हुआ था? तो तक्षशिला के एक राजा था जिसका नाम था राजा अम्भी द्वारा जो है क्या किया गया था? इसका सहयोग किया गया था। और ये कहाँ के शासक थे? तक्षशिला के शासक थे। इनके द्वारा क्या किया गया था? सिकंदर का सहयोग किया गया था। इसका जो सबसे ज्यादा विरोध करने वाले शासक थे उनका नाम था पोरस। और इनका जो समय था, तो लगभग जो युद्ध का समय माना जाता है 326 ईसा पूर्व में इन्होंने भारत में आक्रमण किया था। और जो प्रमुख युद्ध था उसका नाम था बितस्ता का युद्ध। कौन सा युद्ध लड़ा हुआ था इन्होंने? बितस्ता का युद्ध राजा पोरस के और सिकंदर के मध्य में हुआ था। हालांकि पोरस जो है पराजित हो चुका था। जो एक अशोक राज्य था, असमक नहीं कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ? अशोक कह रहा हूँ, अशोक राज्य। अशोक राज्य की जो महिला थी, उसकी राजधानी जो क्या थी? मस्सग जो है, क्या थी? मस्सग। मस्सग। मस्सग जो है उसकी क्या थी? राजधानी थी। यहाँ की महिलाओं ने क्या किया था? इससे युद्ध किया था। और यह जो है कुल जो है भारत में 19 माह तक जो है ये रहा हुआ था। तो इतनी बातें ध्यान रखना। और इस समय जब ये भारत में आक्रमण किया हुआ था, तो इस समय जो है मगध का शासक कौन था? आपसे ये पूछे तो मगध का शासक जो है घनानंद या धनानंद जो है मगध का क्या था? शासक था। तो कोई क्या प्रश्न पूछा गया है? मगध का शासक कौन था? तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? घनानंद हो जाएगा। चलिए कुछ भी आएगा। अब जो है मैं सिकंदर से संबंधित जितने भी प्रश्न थे सब छोड़ दिए, क्योंकि उसकी व्याख्या जो है मैंने यहाँ पर करा दी हुई है। ध्यान रखना, बहुत सारे प्रश्न आए हुए हैं। सभी प्रश्न ये कहीं ना कहीं पूछे गए हैं एग्जामों में, तो ये मैंने इनको एक जगह इंक्लूड कर दिया है व्याख्या के रूप में। आगे जो है हम दूसरा टॉपिक का प्रश्न लिया हुआ है। इससे खत्म हो गया सिकंदर का आक्रमण। ठीक है, सिकंदर के गुरु से प्रश्न अगर पूछा जाए तो सिकंदर के गुरु कौन थे? अरस्तु जो है सिकंदर के गुरु थे। ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न और ध्यान रखिएगा, सिकंदर की मृत्यु की बात करें, सिकंदर की मृत्यु की बात करें तो थोड़ी सी तीन चीजें ध्यान रखेंगे। ये एकमात्र व्यक्ति है इसकी मृत्यु तो क्या हुई थी? बेबीलोन में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? बेबीलोन में जो है इसकी मृत्यु हुई थी। और यह जो है एशिया महाद्वीप में पड़ता है बेबीलोन। ठीक है, और इसको जन्म जो इसका हुआ था, तो यूरोप महाद्वीप में क्या हुआ था? यूरोप महाद्वीप में क्या हुआ था? इसका जो है जन्म हुआ था। तो जन्म कहाँ हुआ था? यूरोप महाद्वीप में हुआ था। और जो इसको दफनाया गया था ना, दफनाया गया था, तो इसे कहाँ दफनाया गया था? अफ्रीका महाद्वीप में जो है इसे क्या किया गया था? दफनाया गया था। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। आगे बढ़ जाते हैं। 12 नंबर का प्रश्न है। अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि प्रश्न शायद रिपीट होने लगेंगे, क्योंकि हम डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण था, तो आप देखेंगे प्रथम विदेशी क्या पूछ रहा है? प्रथम विदेशी आक्रमण तो ईरानी था। डिटेल में समझ लेते हैं। आपसे पूछे ए, प्रथम विदेशी आक्रमण किसका था? ये ध्यान रखना है, किसका था। फिर वो किस वंश का था? ये ध्यान रखना है। फिर ध्यान रखना है कौन सा वो शासक था? ये ध्यान रखना जिसने आक्रमण किया था। फिर ध्यान रखना ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? ये ध्यान रखना है। फिर आपको ध्यान रखना है कि ये आक्रमण कब हुआ था, उसका समय भी बताइएगा। फिर इतनी बातें आप ध्यान रख लेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक का जवाब लिख देते हैं। किसका आक्रमण था? तो ध्यान रखिएगा जो भारत में प्रथम विदेशी आक्रमण था वो ईरानियों का था। किसका था? ईरानियों का था। किस वंश का था? तो आप क्या बताएंगे? ईरान के हखामनी वंश के शासकों का। कौन सी वंश के? हखामनी वंश के। शासक कौन था? तो दारा प्रथम द्वारा जो है भारत में आक्रमण किया गया था। जानकारी जो है कहाँ से मिलती है? बहिस्तान लेख है। कौन सा लेख है? बहिस्तान लेख से जो है क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। समय क्या था? 516 ईसा पूर्व में जो है यह आक्रमण हुआ था। 516। एक बात और ध्यान रखना है, क्या है कि भाई 516 इसमें भारत में जो है कहाँ पर आक्रमण किया था, ये आपको और बात ध्यान रखना है। तो भारत का जो सिंध क्षेत्र था, सिंध वाला क्षेत्र, उसे जो है ईरानी राज्य का 20वां प्रांत इन्होंने अपना बनाया हुआ था। कौन सा प्रांत? 20वां प्रांत बनाया हुआ था। तो आपका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिएगा, विदेशी आक्रमण की बात करें, क्या बता दूंगी क्या भाई? पूरे आक्रमण बता दूं? जैसे विदेशी आक्रमण 1 मिनट का समय लगेगा मुझे। प्राचीन काल से लेकर के पूरे भारत में जितने भी विदेशी आक्रमण हुए हैं लिख लीजिएगा। चलिए देखिएगा, सबसे पहले पूछे तो भारत में कौन सा आक्रमण हुआ था? सबसे पहले विदेशी आक्रमण ईरानी हुआ था। ईरानी के बाद किसका हुआ था? यूनानी आक्रमण हुआ था। सिकंदर का आक्रमण कहते हैं। यूनानी के बाद जो है
किसका आक्रमण हुआ था? तो आप क्या बताएंगे कि यूनानी के बाद जो है यहाँ पर आक्रमण हुआ था। हिंद यवन जो है, मिनांडर वगैरह जो आए हुए थे, हिंद यवन का आक्रमण हुआ था। किसका हुआ था? हिंद यवनों का हुआ था। हिंद यवन के बाद किसका हुआ था? तो आप कहेंगे फिर शक का हुआ था, शकों का। शकों के बाद किसका हुआ था? तो आप बताएंगे कुषाणों का हुआ था। कुषाणों के बाद, शकों के बाद कुषाण नहीं आएंगे भाई, शक पहलव आएंगे। शकों के बाद जो है पहलव का हो जाएगा, पहलव आए या सीथियन इन्हीं को बोल देते हैं। और पहलव के बाद जो है आपके कौन हो जाएंगे? कुषाण हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? कुषाण हो जाएंगे। और कुषाणों के जब बात देखते हैं तो कौन आ जाएगा? भारत में जो है अरबों का आक्रमण होगा। किसका? अरबों का। अरबों के बाद किसका आक्रमण होगा? फिर आप कहेंगे तुर्कों का होगा। तुर्कों के बाद किसका होगा? तुर्कों के बाद जो है आपके तुर्क हो जाएंगे, तुगलक हो जाएंगे, सैयद। सैयद वंश सब तुर्क ही थे। तो भाई आगे चल करके जो है आपको इसे ध्यान रखना है। तुर्कों के बाद जो है मंगोलों का आक्रमण ध्यान रख सकते हैं। मंगोलों का आक्रमण हुआ था, मंगोलों को हुआ था। मंगोलों के बाद जो है तैमूर लंग भी मंगोल ही था। तो फिर अफगान आपको ध्यान रखना है, अफगान ध्यान रखना है। और अफगानों के बाद जो है मुगलों का आक्रमण हुआ था। किसका हुआ था? मुगलों का हुआ था। मुगलों के बाद जो है किसका हुआ था? अंग्रेजों का हुआ था। मुगलों के बाद जो है अंग्रेजों को, सॉरी, मुगलों के बाद जो है किसका हुआ था? पुर्तगालियों का हुआ था। पुर्त पुर्तगीज पुर्तगीज का हुआ था। पुर्तगीज के बाद जो है किसका हुआ था? डचों का हुआ था। डचों के बाद किसका हुआ था? अंग्रेजों का हुआ था। अंग्रेजों का हुआ था। अंग्रेजों के बाद जो है किसका हुआ था? डेनिस का हुआ था। डेनिस का हुआ था। डेनिस के बाद किसका हुआ था? फ्रेंच का हुआ था। फ्रेंच के बाद क्या हुआ था? भारत जो है आजाद हो गया था 1947 में। तो क्या कहानी बताइए आपको? 516 ईसा पूर्व में से हमने क्या किया? शुरू किया। तो इसी प्रकार से जो है आपको इतिहास क्या करना है? चलना है। चलिए, या कोई भी पूछे भाई, कहीं का भी क्रम लगाने के लिए क्रोनोलॉजी पूछ लिया, आपको बता देना है। आगे बढ़ जाते हैं। मिलिंद पनाह की रचना किसने की हुई थी? तो मिलिंद पनाह, तो देखिएगा, मिलिंद पनाह एक पुस्तक है और इस पुस्तक की रचना नागसेन ने की हुई थी। इसमें जो नागसेन कौन है? एक बौद्ध भिक्षु है और एक व्यक्ति है जो हिंद यूनानी शासक है जिसका नाम है मीनांडर। दोनों की जानकारी मिलती है। मेनांडर इनकी चर्चा मिलती है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। मेनांडर बाद में बौद्ध धर्म स्वीकार करता है, तो दार्शनिक चर्चा मिलती है। एक प्रश्न पूछा जाता है, मेनांडर के सिक्के जो है मध्य प्रदेश में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो क्या बताएंगे? बालाघाट से जो है मेनांडर के सिक्के जो है क्या हुए हैं? प्राप्त हुए हैं। विशाख दत्त की पुस्तक कौन सी है? तो आप क्या बताएंगे? मुद्रा राक्षस जो है, मुद्रा राक्षस किसकी पुस्तक है? मुद्रा राक्षस जो है विशाख दत्त की पुस्तक है। वासुदेव, वासुदेव। तो वासुदेव कौन था? वासुदेव कौन था? विशुद्ध मग्ग नहीं, अश्वघोष की है वो। तो वासुदेव आप देखेंगे तो कुषाण शासक जो है कनिष्क के दरबार में रहता था वासुदेव द्वितीय। ये बौद्ध चौथी बौद्ध संगीत की रचना की हुई थी। और अश्वघोष ने कौन सी पुस्तक लिखी हुई है? तब आप क्या बताएंगे? बुद्ध चरितम पुस्तक की रचना किसने की हुई है? अश्वघोष ने। आगे बढ़ जाते हैं और आगे बढ़कर के क्या देखते हैं? आगे बढ़कर के देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था? तो भाई नियार्कस, निर्याकस, निर्याकस जो है आया हुआ था। आने सीक्रेट्स ये भी आया हुआ था। देखिए डाईमेकस ये नहीं आया हुआ था। तो डाईमेकस की अगर बात करेंगे, ये सभी नाविक थे जो है सिकंदर के साथ में आए हुए थे जहाजी बेड़ा लेकर के। ये जो डाईमेकस है ना भाई, डाईमेकस, डाईमेकस नाम का जो व्यक्ति है, ये कौन है देखिएगा। इसके बारे में कुछ चीजें देखते हैं। डाईमेकस जो है सीरिया का एक शासक था। क्या नाम था? ये डाईमेकस जो है एक सीरिया का राजदूत था। किसका राजदूत था? सीरिया के शासक है। क्या नाम था भाई? सीरिया के शासक एंटियोकस। एंटियोकस, एंटियोकस का जो है क्या था? ये राजदूत था एंटियोकस। और एंटियोकस ने कहाँ पर भेजा हुआ था इसे जो है? एंटियोकस ने जो है मौर्य काल के शासक बिंदुसार के दरबार में भेजा हुआ था। बाकी गहराई से चर्चा बिंदुसार के समय पर करेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? तो आप क्या बताएंगे? मस्सक। मस्सक किसकी राजधानी है? अशवक की जो है राजधानी है, अशवक की। आगे बढ़ जाते हैं, ये कर चुके हैं हम। उद्यान, उद्यान भाई देखो क्या है, टाइपिंग गलत हो जाती है, मैं देखता नहीं हूँ। रिव्यू करने में, रिव्यू करने की आदत नहीं है मेरी, बड़ी कमी है ये। तो उद्यान नहीं, ये क्या हो जाएगा? उदयन, उदयन, उदयन और वासदत्ता। क्या? उदयन और वासदत्ता।
देखिएगा एक लव स्टोरी बता रहा हूँ। वासदत्ता की कहानी का संबंध किससे है, तो अगर देखना ध्यान से समझना। किसी-किसी की ज़्यादा रुचि लगेगी इसे समझने में, किसी की कम लगेगी, तो आप जिसे मतलब जहाँ पर आपका क्या होगा कार्य क्षेत्र होगा उस हिसाब से आपकी रुचि होगी। देखिएगा, समझिएगा, लेकिन इंटरेस्टिंग कहानी है। इसे जो है एक समझने के दृष्टिकोण से बता रहा हूँ कि एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति मतलब कवि है, उस कवि का नाम है भास, और भास ने जो है एक नाटक लिखा हुआ है। उस नाटक का नाम है स्वप्न वासदत्ता। स्वप्न वासव दत्ता। स्वप्न वासव दत्ता। मतलब कि ये नाटक जो लिखा हुआ है भास ने, संस्कृत का नाटक है, ध्यान रखिएगा, अजीब प्रकार का नाटक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। स्वप्न वास दत्ता जो है में मतलब ये है कि वासव दत्ता जो है एक राजकुमारी है। कौन है? वासव दत्ता जो है एक राजकुमारी है। कहाँ की? अवंती महाजनपद की ये राजधानी है। ठीक है, अवंती महाजनपद की क्या है, ये राजकुमारी है। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। राजकुमारी है, और ये क्या करती है, सपने देखने का काम करती है। और ये सपने में क्या देखती है कि जो अंग राज्य है, कौन सा राज्य है, सॉरी, वत्स, अंग नहीं, जो वत्स राज्य है, वत्स राज्य है, ये वत्स महाजनपद है, वहां का एक राजा है। मैं ये कहानी दूसरे तरीके से लिख देता हूँ। जो वत्स का राजा है उसका नाम है क्या, उदयन। क्या नाम है? उदयन जो है, वत्स के राजा का नाम है उदयन। और उदयन से जो है प्रेम प्रसंग का ये उदयन जो है क्या होता है कि एक बार जो है, एक बार ये जंगल का शिकार खेलते खेलते कहाँ पर पहुंच जाता है, उज्जैन के जंगलों में, यानी कि अवंती पहुंच जाता है। और उदयन के पास में एक बड़ी कला थी, उस कला का नाम है हाथी पकड़ने की कला। तो जैन के राजा थे जो ये वास दत्ता किसकी थी, अवंती की राजकुमारी थी, यानी कि चंड प्रद्योत की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? चंड प्रद्योत की पुत्री थी। तो चंड प्रद्योत ने इन्हें बंदी बनवा लिया। तो फिर उदयन इनके बीच में शत्रुता थी थोड़ी थोड़ी, तो फिर इसने शर्त रखी कि अगर तुम हाथी पकड़ने की मुझे कला सिखा दोगे तो मैं तुम्हें बंदी गृह से छोड़ दूंगा। उदयन ने साफ मना कर दिया, भाई मैं कला तुम्हें नहीं सिखा सकता कभी भी। अगर तुम मुझसे भीख में मांगते या फिर मतलब एक वैसा मांगते, रिक्वेस्ट करके, तो मैं आपको सिखा देता, लेकिन बंदी बनवाया है मुझे, मैं नहीं सिखा सकता। लेकिन हाँ, कहा एक शर्त है, अगर कोई कन्या हो, अविवाहित कन्या, तो उसको सिखा सकता हूँ। तो चंद्रप्रद्योत की राजकुमारी थी, तो उसने अपने मंत्री से पूछा, कहा उसको ऐसा कर सकते हैं? तो कहा हाँ, क्यों नहीं, पर्दे के अंदर रख करके जो है कर सकते हैं। तो राजकुमारी को जो है वासदत्ता को जो है पर्दे के ऐसे बीच में रखा गया, और ये जो है पूरी कला उसे सिखाने लगता है। एक स्थिति ऐसी आती है कि पर्दा जो है बीच का गिर जाता है, और जो है उनकी सौंदर्यता जो है दिख जाती है, जिससे जो है दोनों के मध्य में जो है प्रेम हो जाता है। और ये बांसुरी से शायद हाथी पकड़ने की कला जो है सीखता है, तो फिर बांसुरी जो है इनको ये बहुत अच्छी लगने लगती है। बाद में जो है चंद्र प्रद्योत नहीं मानता है कि हम विवाह कर दें। उदयन जो है किसी स्थिति से यहाँ से निकल करके चला जाता है। अब यहाँ पर दो कंडीशन रहती हैं, भाग जाते हैं ये दोनों, मतलब भाग करके शादी टाइप की करते हैं, और भागने के पश्चात में इसके पास में दो कंडीशन रहती हैं कि एक अंगराज्य होता है, अंगराज्य भी शादी का प्रस्ताव रखता है। और वहाँ उदयन जो है भोग विलास की जिंदगी में इतना विलिप्त हो जाता है कि मतलब उनका राज्य जो है क्या होने लगता है, दूसरे राज्य हड़पने लगते हैं। तो फिर उदयन को क्या होता है कि दूसरी शादी करनी पड़ती है, कि दूसरे महाजनपद से, शायद वो अंग राज्य था, अंग राज्य से जो है दूसरी शादी करनी पड़ती है। उनकी राजकुमारी का मतलब नाटक है ये, बहुत बड़ा नाटक है, लगभग 40 पेज का नाटक है, मैंने इसे पढ़ा हुआ है। तो इसमें बहुत से कलाकार हैं। उदयन का एक मंत्री जो है मुख्य पात्र है, तो दूसरी जगह शादी करता है। और ये जो इसका मंत्री है उदयन का, ये क्या कहता है कि ये इसकी राजकुमारी को बुला करके कहता है कि देखो, अगर तुम समझदार हो, उदयन तो क्या है, प्रेम में पागल है, उसे कुछ भी नहीं दिखता है, तो आप क्या कर सकती हो, इस राज्य को बचा सकती हो। तो फिर राजकुमारी जो है जहाँ रहती हैं, और एक जो और रहता है व्यक्ति, वो दोनों जो है वहां से जंगल की ओर चले जाते हैं, और कहते हैं जब तक नहीं आना, जब तक उदयन ठीक नहीं हो जाता। और ये मंत्री जो है उदयन के महल में आग लगा देता है, सभी जगह ये संदेश फैला देता है कि राजकुमारी जो है जलकर मर चुकी है। तब उदयन जो है कुछ स्थिति में बाद में जो है अंगराज की राजकुमारी से शादी कर लेता है, और फिर अंगराज्य जो है सैन्य सहायता देता है, इसका राज्य बच जाता है। तो ये सपने में मतलब क्या देखती है कि उदयन सपने में ऐसा कुछ देखता है कि राजकुमारी जो है घर में बैठी हुई है, वो उदयन को जो है अंगराज्य की स्त्री से, मतलब उसके साथ में रहने से, प्रेम करने से जो है वो खुशी नहीं मिलती है। तो उदयन जो है राजकुमारी का, इसका वासवदत्ता का अनुभव कर रहा होता है। वैसी स्थिति में इसका हाथ नीचे गिर जाता है। तो फिर ये राजकुमारी उठाने आती है। बाद में जो है पूरा का पूरा कैरेक्टर जो है
सामने आ जाता है कि ये सब ऐसा इसलिए किया गया था कि राज्य को बचाया जा सके और सभी पात्र जो है मिल जाते हैं। तो ये मैं किसकी कहानी बताई, पूरी की पूरी कहानी वासुदत्ता और राजकुमारी इसके प्रेम की कहानी बताई हुई है। तो इसमें किस राज्य का संबंध है, तो आप क्या बताएंगे, उज्जैन राज्य का जो संबंध है और एक वत्स राज्य का संबंध है। तो आई होप आपको कहानी समझ। मथुरा किसकी राजधानी है, तो आप क्या बताएंगे, सूरसेन की राजधानी सर क्या है, मथुरा है। महेशमती जो दक्षिणी अवंती थी उसकी राजधानी क्या थी, महेशमती थी। और जो कौशाम्बी है किसकी राजधानी है, किसकी राजधानी है, कौशाम्बी, वत्स की राजधानी जो है कौशाम्बी है। आगे बढ़ जाते हैं और हमारे पास में अगला प्रश्न है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो यह जो है वैशाली में देखिएगा, जो ये वैशाली है तो यह जो है वज्जी संघ की राजधानी थी। किसकी थी, वज्जी संघ की राजधानी थी। और वज्जी संघ में कुल कितने राज्य थे, 8 राज्य थे। और उन 8 राज्यों में क्या था, एक जो है लिच्छवी राज्य था। कौन था, लिच्छवी। और वैशाली का जो ये इसकी स्थापना की गई थी लिच्छवियों द्वारा की गई थी। लिच्छवी यहाँ पर कोई नहीं है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ जाते हैं। प्राचीन श्रावस्ती नगर का विन्यास किसका है, तो आप क्या बताएंगे, श्रावस्ती कौन थी, तो आप क्या बताएंगे, जो कौशल महाजनपद हमने पढ़ा हुआ था, कौशल, उसकी क्या थी, राजधानी जो है श्रावस्ती थी। और यही जो है वर्तमान में जो है अयोध्या वाला रीजन यही है। इसे पहले जो है साकेत भी कहा जाता था। साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना भी है। तो इसका जो आकार है वो कैसा है, अर्धचंद्राकार का जो है श्रावस्ती का आकार देखने को मिल जाता है। आगे बढ़ जाते हैं। डिटेल में इनकी चर्चा कर चुके हैं सभी की, इसलिए मैं जो है वो चीजें बता रहा हूँ जो आपको नहीं पढ़ी। दोबारा चीजें बताने का कोई मतलब नहीं, मूर्खता होगी अगर जो है वही चीज बार बार कराऊंगा, समय लगेगा। तो अगली क्लास में फिर से रिवीजन करेंगे, लेकिन यहीं पर लिखना सटीक नहीं है। जब हमारे पास समय बचेगा तब रिवीजन करेंगे। मगध के किस शासक को अप्रो परशुराम कहा जाता है, तो ये भी हमने पढ़ा हुआ है। किसको, महापदम नंद को जो है अप्रो परशुराम कहा जाता है। ठीक है। और भी पृथ्वी वल्लभ भी कहा जाता है। एक राट भी जो है इन्हीं को कहा जाता है, एक राट यानी कि एक छत्र शासन करने वाला। कि मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता, मगध की सत्ता का विस्तार निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हुआ था। देखिए थोड़ा सा ये चीजें कर लेते हैं, चूंकि मध्य प्रदेश का है थोड़ा सा कर लेते हैं। मालवा यानी कि एक राज्य है, अवंती, अवंती राज्य है। ठीक है, एक अवंती राज्य है। और एक कौन सा है, मगध राज्य है। ठीक है, इनके संबंधों को हम देख लेते हैं। ठीक है, किताबों में ऐसा नहीं मिलेगा। एक मगध का शासक है जिसका नाम है बिंबिसार। क्या नाम है, बिंबिसार, बिंबिसार शासक है। फिर एक जो है मगध का शासक है बिंबिसार के बाद जिसका नाम है शिशुनाग। क्या नाम है, शिशुनाग नाम है। फिर एक मगध का शासक है जिसका नाम है बिंदुसार। क्या नाम है, बिंदुसार, मौर्य काल का है, मगध का शासक है। तो इतने 3 शासकों से संबंध देखते हैं हम। तो यहाँ का शासक कौन था, जब ये बिंबिसार था तो इस समय पर यहाँ का शासक कौन था, चंड प्रद्योत था, चंड प्रद्योत था। और चंड प्रद्योत को कौन सा रोग हो गया था, पीलिया। तो पीलिया की सहायता के लिए किसने भेजा हुआ था, जीवक नाम के राज वैद्य को जो है बिंबिसार ने भेजा हुआ था, तो उसका इलाज सही हो गया। दोनों के मध्य में क्या हो जाती है, यहाँ पर मित्रता हो जाती है। क्या हो जाती है, मित्रता। शिशुनाग ने जो है यहाँ पर कमजोर शासक हुआ, तो शिशुनाग ने क्या कर लिया, अवंती राज्य का क्या कर लिया, मगध में विलय कर लिया। क्या कर लिया, विलय कर लिया, ध्यान रखिएगा, मगध में क्या हो गया, विलय हो गया। अब मगध के पश्चात जब चंद्रगुप्त शासन बना तो ठीक है, मतलब मगध के बाद बहुत से शासक बने हैं। शिशुनाग के बाद में नंद वंश का शासन रहा है, फिर मौर्य शासक बने हैं। तो इस दौरान जो है अवंती फिर से क्या हो जाता है, आजाद हो जाता है। अब जब बिंदुसार शासक बनता है, बिंदुसार ने जो है अ, अशोक को जो है क्या भेजा, अशोक को जो है यहाँ पर भेजा। और अशोक ने अवंती को पुनः जीता। और ये जानकारी कहाँ पर मिलती है, सामंत पसादिका में जो है यह जानकारी देखने को मिलती है। सामंत पसादिका नाम का जो है एक बौद्ध ग्रंथ है, उसमें जानकारी मिलती है। 2024 या 25 का पेपर उठा करके देखिएगा, प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको पढ़ना है। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, किसके शासनकाल में हुआ था विस्तार, तो देखिएगा गलती मत कीजिएगा। यहाँ पर मैत्री प्रस्ताव थे, तो विस्तार मतलब विलय की बात की जाए तो शिशुनाग के समय पर हुआ था, अशोक ऑप्शन में नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। ऐतिहासिक काल्पी नगर किस नदी किनारे स्थित है, तो काल्पी की रानी झांसी, काल्पी आपने सुना होगा। यह जो है आपका यमुना नदी के किनारे स्थित है।
यमुना के किनारे ही आपका आगरा शहर जो है ऐतिहासिक स्थित है। नर्मदा नदी के ऐतिहासिक किनारे ऐतिहासिक शहर जो है महेशमती स्थित है। क्या? महेशमती। ठीक है, जैसे महेश्वर वर्तमान में कहा जाता है, क्या कहते हैं इसे? महेश्वर कहा जाता है। और महेश्वर कहाँ पर पड़ता है? महेश्वर खरगोन में जो है पड़ता है, खरगोन में पड़ता है। और बात करें गंगा नदी के किनारे जो है कौन सा शहर है, तो वही बहुत से शहर हैं। कन्नौज गंगा की सहायक नदी पर है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हमारे पास में प्रश्न है कि महाजनपद काल की सर्वाधिक महाजनपद वर्तमान किस भारतीय राज्य में थे? तो अगर ये प्रश्न आपसे पूछा गया है किस भारतीय राज्य में थे, तो उत्तर प्रदेश में थे। यहाँ पर जो है कुल 8 महाजनपद थे। कितने थे? 8 थे। एक जैसे यहाँ पर कौशल महाजनपद हो जाता है, एक यहाँ पर जो है वत्स हो जाएगा, एक यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, काशी महाजनपद हो जाएगा, एक यहाँ पर जो है सूरसेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सूरसेन। एक जो है यहाँ पर हस्तिनापुर हो जाएगा, हस्तिनापुर हो जाएगा। एक जो है यहाँ पर मल्लगढ़ राज्य हो जाएगा, मल्लगढ़ राज्य। कितने हुए? दो, दो चार, दो छह ही हुए, मुझको कितने भूल गए भाई। एक जो है क्या हो जाएगा, हस्तिनापुर को मतलब हस्तिनापुर नहीं, कुरु महाजनपद कहेंगे, कुरु महाजनपद हस्तिनापुर का नाम। एक जो है चेदी, मतलब पूरी तरीके से तो नहीं आता है, लेकिन चेदी जो है आधा मध्य प्रदेश में पड़ता है, आधा उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो ये जो है आपके क्या हो जाएंगे, कुरु। एक जो है और कौन सा हो जाएगा भाई, सात हुए हुए पंचाल, पंचाल जो है महाजनपद एक हो जाएगा। तो ये जो है 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं, ध्यान रखिएगा। राजस्थान में कौन सा था, तो आप कहेंगे मत्स्य महाजनपद राजस्थान में था। बिहार में जो है कौन सा था, मगध महाजनपद था। अंग महाजनपद जो है बिहार में थे। और मध्य प्रदेश में जो है मुख्यतः अवंती महाजनपद था और चेदी महाजनपद थे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, और देखिएगा ये प्रश्न पूछा जा रहा है व्यापार को लेकर के है। तो देखिए, जब प्राचीन काल में व्यापार की बात करते हैं, किसकी व्यापार की बात करते हैं, तो व्यापार की जिसके समान प्रकार के व्यापार होते थे। जैसे समान व्यापार, समान व्यापार मतलब, समान व्यापार मतलब जैसे आप क्या करते हैं, मतलब बर्तन बेचने का काम करते हैं, बर्तन बनाने बेचने का कार्य करते हैं। तो ऐसे समान व्यापारियों का जो क्या होता था, एक संगठन होता था। क्या होता था? संगठन होता था। उस संगठन को क्या कहा जाता था? श्रेणी कहा जाता था। और श्रेणी का चुनाव होता था। श्रेणी में क्या होता था? श्रेष्ठी होता था, श्रेष्ठी। श्रेष्ठी बोले तो श्रेणी का अध्यक्ष है। और जो विदिशा की राजकुमारी थी वो एक श्रेष्ठी की पुत्री थी, जिसका अशोक से विवाह हुआ था। तो श्रेष्ठी क्या होता था, इसका जो है अध्यक्ष होता था। अध्यक्ष जो है इनके सभी सदस्यों में क्या करता था? नैतिक नियंत्रण करता था, मतलब कंट्रोल करता था। यह पूरे भारत में जो है ऐसी श्रेणियां पाई गई थी व्यापार के लिए। देखते हैं, श्रेणी व्यापारियों और कार्यक्रमों का एक संगठन थी। ठीक है, हाँ ये सही है। क्या पूछ रहा है? गलत पूछ रहा है। उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता और कीमत संबंधित श्रेणी द्वारा निर्धारित की जाती थी। तो भाई संगठन था तो संभवतः की जाती होगी। देखते हैं आगे। श्रेणी अपने सदस्यों के आचरण पर नियंत्रण रखती थी। ये बात सही है, तो दो बातें सही हो जाएंगी। श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर भारत में थी, ये बात गलत है, क्योंकि ये पूरे भारत में प्रचलित थी। तो यही आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और ये क्या हो गए, हमारे प्रश्न जो है कंप्लीट हो गए। हमने इतिहास विषय के 25 प्रश्न देखे। यकीन मानिएगा कि जो हमने इतने प्रश्न देखे हुए हैं, इसमें आपका लगभग मैंने महाजनपद काल को 95% से ऊपर जो है आपके प्रश्न करवा दिए हैं। बाकी 5% या 1% कहूँ, गारंटी नहीं लेता, पता नहीं इतिहास में कहाँ घुस जाए। बहुत गहराई होती है इतिहास में जानकारी के लिए। तो ये मैंने जो है एक जितना टीचर जो है आपको 2 से 4 दिन में करा पाएगा, उतना मैंने जो है परीक्षा के लिहाज से जो है संपूर्ण चीज़ें कवर करा दी है। विदेशी आक्रमण भी आपको जो है ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। विदेशी आक्रमण भी जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। बाकी अब हमारी एलपीजी की क्लास होगी, जिसमें हम अभी जो है पीबीटीज करेंगे और घुमंतू जनजातियां आज करेंगे। 2 टॉपिक होंगे। चलिए थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास पर। लाइक सब्सक्राइब जरूर करना है, जितना काम दिया जाए वो करना है। किसी भी हालत में सफलता के नाम होगी, याद रखना। अगर हर दिन आप करते हैं ना, आपको एहसास भी होगा यार। मेरे मतलब ग्रुप में जो है कुछ बच्चे बहुत अच्छे हैं, जो बहुत अच्छे से कार्य करते हैं। किसी दिन जो है उनको मैं नाम जरूर उनका जो है आपके सामने लूंगा। तो याद रखना, करते रहिएगा भाई। लड़कियां बहुत अच्छे से कर रही हैं। वास्तव में जो लड़के टॉप नहीं कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक कारण ये भी है कि जो है देख सकते हैं आप, लगातार जो है अभ्यास बनाए रखना होता है। भरोसा करिए एक पर, वो एक तुम्हें क्या कर देगा, ऊंचाइयों पर पहुंचा देगा। याद रखना, किसी पर भरोसा कीजिएगा। थैंक यू।